हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स्थ की ज्योग्राफी। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक हम कवर कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे 6। आज चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करेंगे, द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, और इसका हम पढ़ेंगे आज लेक्चर नंबर 1। इससे पहले हम 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उनको जरूर देखें ताकि आपके अच्छी तरह से कवर हो सके ज्योग्राफी। ठीक है, कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके आपके। ओके, तो चैप्टर 6 है द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, मतलब हमारे अर्थ के कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स हैं। इस चैप्टर में हम स्पेशली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 माउंटेन्स के बारे में, नंबर 2 प्लेट्यूज, और नंबर 3 प्लेन्स। तो इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी पृथ्वी के मेजर लैंडफॉर्म्स हैं। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके बाद एक एक करके 3 लेक्चर और आएंगे। एक में हम माउंटेन्स डिस्कस करेंगे, एक में प्लेन्स, और एक में डिस्कस करेंगे हम प्लेट्यूज के बारे में। तो आज हम देखेंगे कैसे ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, हालांकि इंट्रोडक्शन लेना है हमको, क्योंकि ज़्यादा डिटेल 6th क्लास में हमें नहीं पढ़नी है, बाकी आगे की क्लासेस में। पर फिर भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिक्स के थ्रू बताऊँगा कि ये कैसे मेजर लैंडफॉर्म्स बने, लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या, सारी चीज़ें हम बहुत आसान तरीके से और पिक्स की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, लैंडफॉर्म का मतलब क्या है। लैंडफॉर्म का मतलब है आप अपनी आँखों से, आपको जो भी दिखाई दे रहा है, आपको अपनी आँखों से जो भी दिखाई दे रहा है, चाहे माउंटेन दिखाई दें, कहीं पर आपको प्लेन्स दिखेंगे, कहीं पे आपको प्लेट्यूज दिखेंगे, तो जो आप देख पा रहे हो ना पृथ्वी पर, ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ देख पा रहे हो, वो चीज़ क्या कहलाती है, लैंडफॉर्म्स कहलाती है, जो नेचर के द्वारा दी हुई है, जो नेचुरल है, हमने कुछ नहीं किया, सब नेचुरल है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारी पृथ्वी के मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, और आपको पता है अर्थ पर हमारी पर 70% क्या है, पानी है, और 30% क्या है, 30% पर लैंड है। और हमने ये भी देखा था हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से स्फीयर है। नंबर 1 लिथोस्फीयर, जमीन वाले पार्ट को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, पानी वाले पार्ट को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और एयर वाले पार्ट को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और जहाँ पर ये तीनों चीज़ मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर जिस पर हम रह रहे हैं जनरली। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर अगर अर्थ को हम अंदर से स्ट्रक्चर देखें पृथ्वी का, तो अंदर से इसमें मेनली 3 चीज़ होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है पृथ्वी की, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, फिर बीच वाली को हम बोलते हैं मेंटल। तो ऊपर ही ऊपर वाली उसको क्रस्ट बोल रहे हैं, बीच में जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मेंटल, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलेंगे, कोर। तो कोर में भी इनर कोर और आउटर कोर, जो सबसे अंदर वाली है उसको इनर कोर, और फिर उसके ऊपर है आउटर कोर। तो आप ध्यान रखना, हमारी जो पृथ्वी है इसके कितने मतलब अंदर स्ट्रक्चर का कोई पूछे कि पृथ्वी के अंदर कितनी लेयर्स हैं, तो आपको बताना है 3। सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे फिर आएगी मेंटल, और मेंटल के नीचे भी आएगी कोर। ठीक है, तो 3 लेयर्स होती हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। हम कहाँ पर रह रहे हैं, हम रह रहे हैं क्रस्ट पर, ध्यान देना। ठीक है, तो क्रस्ट जो है ये किसका पार्ट है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। ध्यान देना, क्रस्ट किसका पार्ट है, लिथोस्फीयर का। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको और इनको समझा देता हूँ। अच्छा, ये हमारी एनसीईआरटी बुक्स में एक बहुत ही प्यारा डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा है। अब आपको देखने पर यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये है सी, ये है पेनिनसुला। पेनिनसुला आपको पता ही है, आपको कमेंट करके बताना व्हाट इज पेनिनसुला। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो सी है, यहाँ पे पेनिनसुला दिख रहा है, और यहाँ पर ये आपको प्लेन्स दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन वाला जो पार्ट है ये प्लेन्स है, और यहाँ पर आपको ये ऊंचे ऊंचे से क्या दिख रहे हैं, सारे माउंटेन रेंज दिख रहे हैं। यहाँ पर लेक है, यहाँ पर रिवर है, कहीं पर ट्रिब्यूटरीज है, प्लेट्यूज, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। कहीं पर हिल्स दिखेंगे, कहीं पर बेसिन दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमें देखने पर दिखाई दे रही हैं, जो नेचर के द्वारा गिफ्टेड हैं हमारे लिए, नेचुरल हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, लैंडफॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, लेक, सी, सब क्या है, एक प्रकार का लैंडफॉर्म है जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो लैंडफॉर्म की अगर डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज लैंडफॉर्म, तो आप ध्यान बताना, द नेचुरल फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। मतलब नेचुरल फिजिकल फीचर्स है, जो नेचर के द्वारा जो फिजिकल फीचर है जो हमको देखने पे दिखाई दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी पर आपको कहीं पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स देखेंगे, कहीं पर एकदम फ्लैट प्लेन्स देखेंगे, और कहीं पर थोड़े से अपलिफ्टेड पार्ट वाला जमीन का हिस्सा दिखेगा जिसको हम प्लेट्यूज बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यही जो फीचर्स हैं, यही जो वेराइटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं,
लैंडफॉर्म्स। तो हमारी अर्थ में इनफाइनाइट वैरायटी है लैंडफॉर्म्स की, कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मैंने बताया था पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर जमीन ही जमीन पाई जाती है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो हमारा जो लिथोस्फीयर है वो हमेशा सेम नहीं पाया जाता, वो अनइवन और इर्रेगुलर है। अनइवन मतलब कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, ऐसी सारी चीज़ें पाई जाती है। तो ये देखो लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, मगर कहीं पर ऊबड़ खाबड़, कहीं पर मतलब बिल्कुल प्लेन चीज़ देखेंगी, तो ये अनइवन नहीं है, इर्रेगुलर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें लैंडफॉर्म्स के बारे में ध्यान रखनी है। और अब बात करें कि लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो लैंडफॉर्म्स मतलब कैसे प्लेन्स बनते हैं, कैसे प्लेट्यूज बनेंगे, कैसे माउंटेन्स बनेंगे, ठीक है, वोल्केनोज कैसे बनते हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है, सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं। लार्ज एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ आवर अर्थ आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एंड डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर बीइंग फॉर्म्ड। हमारी पृथ्वी के जो छोटा या बड़ा जितने भी हिस्से हैं ये लगातार क्या रहते हैं, मोशन में रहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से अनेक प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते रहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। हमारी अर्थ के अंदर विद इन दी अर्थ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। हमारी अर्थ के अंदर भी लगातार क्या होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है, लगातार अर्थ के अंदर मोशन होती रहती है, और उस मोशन की वजह से क्या होता है, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। हमारी पृथ्वी पर दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जिनकी वजह से चेंजेज आते हैं। तो पहले फोर्सेस है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल फोर्सेस। ध्यान देना, हमारी पृथ्वी जो है इस पे दो प्रकार के फोर्स काम कर रहे हैं। ये बाहर की तरफ जो फोर्स काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, और पृथ्वी के जो अंदर काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। तो ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस हैं इन्हीं की वजह से बनते हैं लैंडफॉर्म्स। क्या बनेंगे, लैंडफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछ ले कोई आपको लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, तो आपको बताना है हमारी पृथ्वी पर दो प्रकार के फोर्सेस लगातार काम करते रहते हैं, जिनकी वजह से अर्थ में चेंजेज आते हैं। अंदर जो काम कर रहे हैं फोर्सेस, पृथ्वी के इनसाइड जो काम कर रहे हैं उसको इंटरनल फोर्सेस बनते हैं, और पृथ्वी के जो आउटसाइड जो सरफेस पर फोर्सेस काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो द लैंडफॉर्म्स आर ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। जो लैंडफॉर्म बने पृथ्वी पर वो दो प्रोसेस का रिजल्ट है, पहला इंटरनल प्रोसेस और दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। ध्यान देना, हमारी पृथ्वी पर ये जो वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स पाए जा रहे हैं ये किसकी वजह से बने, ये बने दो प्रोसेस की वजह से। एक तो पृथ्वी के जो अंदर चलता है उसको इंटरनल प्रोसेस, और पृथ्वी के बाहर चल रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट इंटरनल प्रोसेस। तो ध्यान देना, इंटरनल मतलब पृथ्वी के भीतर, किसके, पृथ्वी के भीतर। तो पृथ्वी के भीतर क्या होता रहता है, देखो, द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। मतलब इंटरनल प्रोसेस की वजह से क्या होता है, पृथ्वी के भाग कई जगह पर तो ऊपर उड़ जाते हैं और कई जगह पर नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं अंदर की तरफ, उसकी वजह से पृथ्वी कहीं पर तो ऊपर उड़ जाती है कोई भाग, और कोई भाग नीचे डाउन चला जाता है। किसका भाग, पृथ्वी का। ये अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। अब जैसे माउंटेन्स हैं, आप यहाँ पे देखो, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये आगे बढ़ रही है, इनमें आपस में कॉलिजन हुआ, कॉलिजन मतलब टक्कर हुई, और टक्कर होने की वजह से माउंटेन्स बन गए। ध्यान देना, जो माउंटेन बनते हैं ना, माउंटेन कैसे बनते हैं, जब दो प्लेट मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं तब जाके क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। तो यहाँ पर अपलिफ्टमेंट हुआ, जब ये प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई तो क्या हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ, तो ये बन गया। ऐसे ही सिंकिंग मतलब नीचे जब कई बार क्या होता है, ये प्लेट एनोदर डायरेक्शन में मूव करती है तो नीचे क्या हो जाता है, वैली बन जाती है, ठीक है, घाटी सी बन जाती है। तो मतलब पृथ्वी के अंदर जो मतलब फोर्स काम कर रहे हैं उसकी वजह से या तो जमीन का भाग ऊपर उठ जाता है या जमीन का भाग नीचे धंस जाता है। ध्यान देना, तो जमीन का ऊपर उठना भाग का या जमीन के किसी भाग का नीचे धंसना, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है इंटरनल प्रोसेस की वजह से, ठीक है। एक्सटर्नल अब बात करें, ठीक है, एक्सटर्नल की बात करें तो ध्यान देना, एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस। ध्यान देना, द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन। वियरिंग डाउन का मतलब है किसी चीज का धीरे 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 क्या होना, घिसना। सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ, वियर डाउन का मतलब है किसी चीज़ का धीरे 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 इरोड होना, या किसी चीज़ का धीरे 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 क्या होना, घिसना, वो क्या कहलाता है, वियरिंग डाउन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, हम जैसे मान लो आप एक एग्जांपल ले लो, अभी मैं दिखाऊंगा, जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में यहाँ पे देखो रिवर्स फ्लो कर रही है, तो ये जब रिवर्स फ्लो करती है ना माउंटेन्स के थ्रू, तो ये अपने साथ कुछ ना कुछ सैंड के पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स लेके आती हैं, और ये जो रॉक होती हैं, रॉक को धीरे धीरे क्या करती हैं, रॉक्स का वियरिंग डाउन होता
होता है, मतलब वियर डाउन का मतलब रॉक्स धीरे 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 घिसने लगेंगे। तो कई सालों में धीरे धीरे करके क्या होगा, ये माउंटेन्स और माउंटेन्स में क्या होने लगेगा, इरोजन होने लगेगा। और ये जो पार्टिकल्स इरोड हो रहे हैं इसी को हम क्या बोल रहे हैं, या ये जो माउंटेन्स इरोड हो रहे हैं इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वियरिंग डाउन बोल रहे हैं। एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, तो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से क्या होता है, किसी एक जगह पे तो क्या होगा, वियरिंग डाउन होगा, और दूसरी जगह पर क्या होगा, रीबिल्डिंग, मतलब कोई चीज़ बनेगी। तो होता क्या है, कई सारी रिवर्स माउंटेन से निकलती हैं और माउंटेन्स में होकर फ्लो करती हैं। जब ये माउंटेन्स में होकर फ्लो करेंगे तो माउंटेन्स में क्या करती हैं, इरोजन करती हैं। एक सिंपल सी भाषा में एक और वर्ड में बता दूं, इरोजन मतलब इनको माउंटेन्स को धीरे धीरे घिस देंगे, ठीक है। घिस के इसमें से क्या लेके आएंगे, सैंड लेके आती हैं। इस सैंड को ये प्लेन एरिया में लाके छोड़ देती है और वहाँ पर बनाती हैं प्लेन्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल प्रोसेसेस में एक जगह पे तो इरोजन हो रहा है और दूसरी जगह पर क्या हो रहा है, डिपोजिशन। तो माउंटेन्स का इरोजन, माउंटेन्स को धीरे धीरे क्या हो रहा है, घिसाव हो रहा है, और घिसने के बाद जो सेडिमेंट्स हैं, जो मतलब रेत वेत या जो भी चीज़ आ रही है, कंकड़ पत्थर जो भी आ रहे हैं, वो किसी प्लेन एरिया में लाके रिवर्स छोड़ देती हैं, वहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल प्रोसेस में एक जगह पे इरोजन होगा और दूसरी जगह पे क्या होगा, डिपोजिशन। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में या तो किसी अपलिफ्टमेंट होगा जमीन के भाग का, या कोई चीज़ नीचे चली जाएगी, सिंक हो जाएगी, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है। अब देखो हमारी पृथ्वी पर आपको पता है जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर पर कुछ प्लेट्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ध्यान देना, हमारी जो पृथ्वी है, अब ये वर्ल्ड का मैप है, तो वर्ल्ड के मैप में यहाँ पे देखो बहुत सारी प्लेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और इन प्लेट्स पर, ये प्लेट वो नहीं है चाय वाली प्लेट्स या कप नमकीन खा रहे हो वो वाली प्लेट है, ये है टेक्टोनिक प्लेट्स। पूरी की पूरी पृथ्वी पर कई सारी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जैसे ये वाली जो प्लेट दिखा रखी है, बाउंड्री सी बनी हुई है, इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। तो ध्यान देना, यूरेशियन प्लेट के नीचे अपनी इंडिया वाली प्लेट है जिसको हम बोलते हैं इंडियन प्लेट। तो ये प्लेट वो है जिन पर पूरे की पूरे कॉन्टिनेंट हैं। जैसे ये अफ्रीकन प्लेट, इस पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अरेबियन प्लेट, इस पर अरेबियन कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिकन प्लेट, इस पर साउथ अमेरिकन पूरा की पूरा कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इस पर पूरा की पूरा नॉर्थ अमेरिकन अमेरिका कॉन्टिनेंट है। पैसिफिक प्लेट, इस पर पूरा की पूरा पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी प्लेट्स हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ध्यान देना, जब हम बात करें टेक्टोनिक प्लेट, समझ लो ना, हम जमीन के बहुत बड़े भूभाग, जमीन के बहुत बड़े लैंडमास की हम बात कर रहे हैं जिन पर पूरा की पूरा क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो हमारे अर्थ पर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार किस में रहती है, मोशन में रहती हैं। किस में रहती हैं, लगातार मोशन में रहती हैं। कई बार ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं। जैसे हमारा जो हिमालय माउंटेन है वो पता है कैसे बना था, ये ऊपर वाली प्लेट है यूरेशियन प्लेट और ये है इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट पहले यहाँ नहीं थी, पहले कहीं यहाँ पर थी। इंडियन प्लेट ऐसे गई और यहाँ पर इससे टकराई, टकराने के बाद बना हिमालय माउंटेन। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो कई बार उसकी वजह से अर्थक्वेक भी आता है। आपने सुना होगा ना भूकंप। तो भूकंप क्यों आता है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जब ये जो प्लेट्स हैं आपस में मोशन में रहती हैं और जब ये आपस में कोलाइड करती हैं, कोलाइड मतलब जब इन्हें टक्कर होती है तो उसकी वजह से क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, द अर्थ क्रस्ट। ध्यान दो, क्रस्ट इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। हमारी पृथ्वी की कितने इंटरनल स्ट्रक्चर के कोई पूछे तो 3 प्रकार का स्ट्रक्चर है। ऊपर वाली लेयर को क्रस्ट, बीच वाली लेयर को मेंटल और सबसे नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं, कोर। तो हम बात कर रहे हैं क्रस्ट की। तो ध्यान दो, पृथ्वी की जो क्रस्ट है इज मेड अप ऑफ ह्यूज स्लैब्स। स्लैब्स मतलब बड़े बड़े हिस्से या टुकड़े, कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उस पर बड़े बड़े स्लैब्स पाए जाते हैं। इन्हीं स्लैब्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं स्लैब्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ फिट हैं और जिग्सॉ पजल की तरह फिट है। यहाँ पे देखो सारी की सारी टेक्टोनिक प्लेट है, ये यहाँ पे फिट है, यहाँ पे ये फिट है, यहाँ पे आप ये सारी की सारी आपस में फिट हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले ये एक ही जमीन का भाग था और एक्चुअलिटी में अगर देखी जाए, हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, पहले सिर्फ एक ही जमीन का भूभाग था और वो क्या हुआ, उसमें फिर इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये टूटने लगे और अलग अलग यहाँ पे आज की डेट में कॉन्टिनेंट्स देखने को मिल रहे हैं। पहले ये सारे कॉन्टिनेंट सिर्फ एक ही जमीन का पार्ट हुआ करता था जिसको हम पेंजिया बोलते थे, ठीक है। ये मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा, फिलहाल तो अब इतना ध्यान रखो, जमीन पे पृथ्वी पर हमारी जो क्रस्ट है अर्थ की, वहाँ पे बड़े बड़े लार्ज स्लैब्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पर। उन्हीं स्लैब्स को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मोशन में रहती हैं और इन्हीं की वजह से क्या होते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होते हैं, हमारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं जब ये आपस में
टकराती है या कुछ भी होता है तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस की हम और डिटेल में बात करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर देखें, इंटरनल फोर्सेस नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल मतलब अंदर के, किसके अंदर के, पृथ्वी के अंदर के। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस मूवमेंट बिलो द अर्थ सरफेस कॉजेस कॉलिजन ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स अगेंस्ट ईच अदर। ध्यान दो, तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या होता है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपस में एक दूसरे से क्या करती हैं, टकराती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, टेक्टोनिक प्लेट्स आपको पता ही चले गया। और अगर कोई पूछ ले कि टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम बताओ तो फटाफट आप बता देना, यूरेशियन प्लेट हमारी इंडिया वाली है, इंडियन प्लेट है। देखो यूरेशियन, ये वर्ड आपको पहले मैं बता चुका हूँ, यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशिया, तो ये जो पूरा की पूरा यूरोप और एशिया है ये एक ही प्लेट पर है जिसको हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। तो अगर कोई पूछ ले तो आप बता देना कौन कौन सी प्लेट्स हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हैं आपस में क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, और मूव की वजह से आपस में क्या कर जाती है, कॉलिजन हो जाता है। कॉलिजन मतलब टक्कर हो जाती है। जब इनमें टक्कर होती है तो कई सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे माउंटेन्स, वैलीज, माउंटेन्स मतलब ऊपर ऐसे बन जाएंगे, वैलीज नीचे घाटी बन जाएंगी, वॉल्केनोज, कई बार ज्वालामुखी का फटना। आपको पता है पृथ्वी में जो मतलब बिल्कुल सेंटर वाला भाग, बिल्कुल सेंटर वाला भाग है उसको हम कोर बोलते हैं, और कोर में क्या बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ पर मोल्टन कंडीशन में, मतलब एकदम द्रवित कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा गर्म लावा है। ये लावा क्या कई बार ऊपर आ जाता है, मैं दिखाऊंगा अभी, उसको हम बोलते हैं वॉल्केनो, ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी, अर्थ, वैलीज, माउंटेन्स, इन सब चीज़ों का बनना कारण क्या है आपको बताना है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही माउंटेन्स बनते हैं, वैलीज बनती हैं, वोल्केनोज आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ज्वालामुखी पड़ते हैं, और साथ के साथ में जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, वो भी किसकी वजह से आता है, इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आता है। तो यहाँ पे देखो दो प्लेट्स आपस में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। जब ये आपस में कोलाइड करती हैं तो इसकी वजह से क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, वोल्केनो, ये देखो ज्वालामुखी, ये माउंटेन है, और पृथ्वी के अंदर से क्या निकल के आता है, मैग्मा निकल के आता है, तो ज्वालामुखी पड़ता है, ये एकदम बहुत ज़्यादा गर्म कंडीशन है। ये देखो कई बार ये ज्वालामुखी बाहर निकल के आ जाता है, जो लावा है, लावा ये बाहर निकल के आ जाता है गर्म। ठीक है, और जब ये ठंडा पड़ता है यही क्या बन जाता है, यही बन जाएगा, रॉक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आया है अर्थक्वेक, भूकंप आया है, भूकंप आया है, तो भूकंप में क्या होता है, अर्थक्वेक के केस में पृथ्वी पूरी की पूरी हिल जाती है, वाइब्रेशंस आते हैं पृथ्वी में, और हिलने की वजह से कई जगह पर रोड टूट जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है, बहुत बुरी मतलब क्या होती है, नुकसान होती है जान माल की। ये देखो कैसे सड़क पूरी की पूरी क्या हो गई, खराब हो गई। ये किसकी वजह से हुआ है, भूकंप। और भूकंप क्यों आया, पृथ्वी के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस काम कर रहे हैं उसकी वजह से क्या आया, अर्थक्वेक आया। पृथ्वी के जो अंदर इंटरनल फोर्सेस हैं उसी की वजह से क्या आया, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। ठीक है, ज्वालामुखी का फटना। और जो माउंटेन्स बन रहे हैं वो भी किसकी वजह से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से। अर्थक्वेक्स की वजह से समुद्र में क्या आती है, सुनामी आ जाती है। समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आ जाती है। तो सुनामी भी एक रीजन है किसका, इंटरनल फोर्सेस का। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ध्यान देना, अब अंदर की बात नहीं कर रहे, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, बाहर की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ये क्या है कई सालों में धीरे धीरे करके ये देखो घिस घिस के छोटे हो गए। पहले माउंटेन्स बहुत ऊंचे हुआ करते थे, मगर हवा चली, हवा चलने की वजह से, विंड चलने की वजह से, विंड टकराती है, टकराएगी, तो इनमें से क्या करेगी, सेडिमेंट्स को अपने साथ लेके आ जाती है। आपने देखा होगा जब गर्मियों में या जब तेज हवाएं चलती हैं तो हवाएं अपने साथ क्या लेके आती हैं, विंड लेके आए, वो सैंड पार्टिकल्स लेके आती हैं। ठीक है, मतलब देखा है ना, जब हवा चलती है तो मतलब उसके साथ रेत भी चलती है। तो जब ये हवा चलेगी या इससे सैंड टकराएगी तो माउंटेन्स भी धीरे धीरे क्या होगा, माउंटेन्स में भी इरोजन होगा, या हम कहेंगे वियर होगा। वियर मतलब माउंटेन्स घिसेंगे, और घिस घिस के कई सालों बाद, करोड़ों सालों बाद ये क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अब यहाँ से जो सैंड आई है, ये जो घिसने के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो किसी दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे। तो ध्यान देना, एक्सटर्नल फोर्सेस में मतलब पृथ्वी के बाहर काम करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, और इसकी वजह से क्या होता है, दो चीज़ होती हैं, एक जगह पे तो इरोजन होगा और दूसरी जगह पे डिपोजिशन होगा। मतलब एक जगह पे तो चीज़ें क्या होंगी, मतलब धीरे धीरे करके घिसाव होगा, और जो घिसने के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरी जगह पे क्या हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे। जैसे आपने गांव में देखा होगा जो कुएं होते हैं ना, वेल जिसको हम बोलते हैं कुएं,
तो कुएं में क्या है, आपने रस्सी से मतलब हम क्या करते हैं, बाल्टी डाल के पानी निकालते हैं, जो इस रस्सी को लगातार डालते हैं। अब देखो पहले दिन में यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे मतलब गड्ढे से बढ़ गए, ये किसकी वजह से हुआ है, रस्सी को बार बार ऊपर नीचे खींचने की वजह से। तो ये एक दिन में नहीं होता, मतलब हम डाल डाल के कई सालों में क्या होता है, इसमें कुएं की जो पत्थर है ना, यहाँ पे पत्थर है, ये पत्थर में भी क्या हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ इरोजन की वजह से। किसकी वजह से, इरोजन, बार बार क्या होगी, मोशन होगी, रस्सी ऊपर नीचे जाएगी जाएगी आएगी, तो इसकी वजह से इरोजन होता है। इसलिए एक कहावत है, क्या, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मतलब बहुत हार्ड हो, मगर अगर धीरे धीरे आप करते रहो तो वो काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, हम सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, एक्सटर्नल फोर्सेस, हम पृथ्वी के बाहर जो फोर्स काम करते हैं उसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। और बाहर काम करने वाले कौन कौन से हैं, देखो, द एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूड रनिंग वाटर, मूविंग एयर, वेव्स, टाइड्स एट सी, मूवमेंट ऑफ फ्रोजन आइस और ग्लेशियर्स। इनकी वजह से क्या होता है, ये है एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर कोई पूछ ले कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक तो पृथ्वी के बाहर काम करते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे काम करते हैं, कौन कौन से हैं, रनिंग वाटर एक प्रकार से एक्सटर्नल फोर्स है। तो आपने देखा होगा जब पानी बहता है तो पानी अपने साथ सिल्ट लेके आता है, मतलब उसमें सैंड आती है या बहुत सारा सेडिमेंट्स आते हैं। हवा जब चलती है तो हवा भी अपने साथ सैंड पार्टिकल्स लेके आती है, वेव्स, लहरें, ठीक है, टाइड्स, ज्वार भाटा जो आता है, आइस भी जब मूव करती है तो ये भी अपने साथ क्या करती है, पार्टिकल्स को लेकर चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इरोजन होता है। ठीक है, सो देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ वियरिंग डाउन मतलब घिसाव का प्रोसेस। तो लगातार घिसाव का प्रोसेस चलता रहता है, किसके थ्रू, इरोजन के थ्रू, एंड रिबिल्डिंग बाय डिपोजिशन। तो ध्यान देना, वियरिंग डाउन होगा किसके द्वारा, इरोजन के द्वारा। इरोजन के द्वारा तो क्या होगा, कोई चीज घिसेगी, और रीबिल्डिंग होगी किसके द्वारा, डिपोजिशन। रीबिल्डिंग मतलब पुनः निर्माण होना किसी चीज का। तो डिपोजिशन में क्या होता है, यहाँ पे जब कोई चीज घिसेगी तो वो पार्टिकल्स किसी जगह पे जाके डिपोजिट हो जाएंगे, डिपोजिट होने के बाद कहाँ, वहां पर कोई ना कोई चीज दोबारा से बिल्डअप हो जाएगी। तो जो प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, हिल्स होती हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, वो किसकी वजह से बनते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से बनते हैं। ध्यान देना, दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक्सटर्नल प्रोसेस जो है, एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से प्लेट्यूज बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, हिल्स बनती हैं और सैंड ड्यून्स बनते हैं, रेत के टीले बनते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे माउंटेन्स घिस गए, और देखो यहाँ पे ये जो माउंटेन्स हैं, सोचो पहले बहुत बड़ा हुआ करता होगा, मगर ये घिस के देखो कितना सा रह गया, खोखला बन गया। हालांकि लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये माउंटेन्स घिस के थोड़े से रह गए, फ्यूचर में ये पूरी तरह से हो सकता है ख़त्म ही हो जाएं। ये देखो यहाँ पर आइस मूव कर रही है, आइस भी क्या करती है, या ग्लेशियर्स जो हैं ये भी क्या करते हैं, इरोजन करते हैं। ठीक है, तो इरोजन एंड डिपोजिशन समझ में आ गया। इरोजन का मतलब है किसी चीज़ का घिसाव, डिपोजिशन का मतलब है जो घिसने के बाद कोई चीज़ दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाए, डिपोजिट। तो ध्यान देना, जो प्लेन्स बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, इरोजन के द्वारा, डिपोजिशन मतलब पहले तो इरोजन होता है, इरोजन के बाद जो सैंड आती है वो डिपोजिट हो जाती है, तब जाके हमारे प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, तो द वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। हमारी अर्थ की सरफेस का क्या हो जाना, घिस जाना, क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। अच्छा, अब डिपोजिशन क्या है, डिपोजिशन का मतलब है जो घिसने के बाद जो पार्टिकल्स हैं अगर किसी जगह पर उनको डिपोजिट कर दिया जाए तो वो डिपोजिशन कहलाएगा। तो द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अब पृथ्वी की जो सरफेस है, माउंटेन्स हैं, अब लगातार जब इनमें इरोजन होता रहेगा तो धीरे धीरे इनका जो हाइट है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, सिंपल सी बात है। और रिबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, और कई जगह पर जो मतलब ये जो सैंड पार्टिकल्स किसी जगह से इरोड होकर दूसरी जगह पे क्या हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई ना कोई चीज़ बन जाएगी। किस प्रोसेस के थ्रू, डिपोजिशन के थ्रू। ठीक है, अच्छा, इरोजन और डिपोजिशन को करने वाले एजेंट कौन कौन है। एजेंट मतलब किसके थ्रू इरोजन और डिपोजिशन किया जाता है। तो इरोजन और डिपोजिशन करने वाले कुछ पार्टिकल्स हैं या कुछ चीज़ें। देखो, द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इज कैरिड आउट बाय द रनिंग वाटर, आइस, विंड, डस्ट पार्टिकल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज। इनकी वजह से क्या होता है, किसी भी चीज़ का इरोजन होता है। अब ये रॉक है, ये रॉक घिस रही है, किसके द्वारा घिस रही है, जो जिसके द्वारा घिस रही है वही चीज़ क्या कहलाएगी, एजेंट कहलाएगा। ये पानी के द्वारा, बरसात के द्वारा भी इरोजन हो सकता है, आइस के द्वारा भी इरोजन हो सकता है, विंड के द्वारा भी इरोजन हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स और इंसान की जो एक्टिविटीज है इनके द्वारा क्या होता है,
इरोजन होता है। ठीक है, कई बार तुमने देखा होगा बरसात में भी जब घर में से जो मतलब पाइप रहती है घर की छत के ऊपर, उसमें से पानी नीचे गिरता है तो ज़मीन में गड्ढा सा पड़ जाता है, तो वहाँ से सैंड बाहर चली जाती है और पानी को बहा के ले जाती है। मतलब पानी क्या करेगा, उस सैंड को बहा के ले जाएगा। तो जो गड्ढा हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पे इरोजन हुआ। किसके द्वारा? पानी के द्वारा। कैसा पानी है? रनिंग वाटर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ है इरोजन और डिपोजिशन। तो ध्यान देना, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे हिल और माउंटेन में अंतर। तो ध्यान देना, हिल तो ये हो गई हिल, मतलब ऊंचाई इनकी कम है, बहुत कम ऊंचाई है, और ये भी किसके द्वारा बनते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस के द्वारा। और माउंटेन्स बनते हैं, ध्यान देना, इंटरनल प्रोसेस के द्वारा। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं तो क्या बनते हैं, माउंटेन्स। तो माउंटेन्स की हाइट बहुत ऊंची होती है, हिल्स की हाइट बहुत छोटी होती है। तो बस इनमें यही अंतर है। ए हिल इज ए लैंड सर्फेस दैट राइजेज हाइयर देन द सराउंडिंग एरिया। हिल एक ऐसा एरिया होता है जो अपने आसपास से थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है, उसको तो बोलते हैं हिल, पहाड़ी। जबकि माउंटेन क्या है, ए स्टीप हिल, स्टीप मतलब ऐसी, मतलब एकदम सीधी, ए स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर। एलिवेशन का मतलब है किसी चीज़ का ऊंचाई। ठीक है, एक स्टीप हिल विद एलिवेशन मोर देन 600 मीटर इज टर्म्ड एज माउंटेन। माउंटेन क्या होता है, एक ऐसी स्टीप, मतलब देख रहे हो एकदम सीधी, एक मतलब ऐसा उठा हुआ एरिया जो 600 मीटर से अगर ऊपर का एरिया है, कुछ 600 मीटर से, अब मतलब ज़मीन है नीचे से लगभग 600 मीटर से ज़्यादा कोई उठा हुआ भाग है, एलिवेटेड पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन्स बोलते हैं। तो हिल थोड़ा छोटा एरिया है, मतलब ये भी एलिवेटेड है, मतलब मगर ज़्यादा हाइट नहीं है। मगर माउंटेन्स बहुत ही ज़्यादा, 600 मीटर से ज़्यादा उठे हुए भाग होते हैं ज़मीन के ही, इसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन्स बोलते हैं। तो ये अंतर हो गया किसमें, हिल और माउंटेन में डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो आज हमने कई सारी चीज़ें देखी, अब हम इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब हमारी बुक में जो मेन चीज़ है वो ये दे रखी है कि लैंडफॉर्म्स कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। ठीक है, इनके बारे में अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है चीज़ें कैसे बनती हैं। तो ध्यान देना, हमारी पृथ्वी में 2 प्रकार के फोर्स काम करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल पृथ्वी के बाहर, इंटरनल पृथ्वी के अंदर। और पृथ्वी में कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं, और जब आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से कई सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है, 2 चीज़ होती हैं, इरोजन और डिपोजिशन, जिसके द्वारा भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो लैंडफॉर्म कितने प्रकार के, मेनली 3, माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज। ध्यान देना, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स 3 प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं। इनको हम एक एक करके हम अब अगले वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स प्लस जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियोज की फ्यूचर वाली, वो सब यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चल रही है हमारी, और इसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। चैप्टर नंबर 6 है द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, और इसका लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि मेजर लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं अर्थ के, जिसमें हमने देखा था कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज ये मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, और जो हमको दिखाई दें, फिजिकली जो दिखाई दें, आंखों से दिखाई दें, उनको हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। और ये लैंडफॉर्म्स सारे के सारे लिथोस्फीयर पर पाए जाते हैं। और ये भी बताया था मैंने 2 प्रकार के फोर्सेस होते हैं जो हमारी पृथ्वी पर काम करते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल फोर्सेस और एक होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, और इन्हीं फोर्सेस की वजह से ये मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये एक प्यारा सा डायग्राम दे रखा है लैंडफॉर्म्स वाला अपनी एनसीईआरटी बुक में। तो हमको फिजिकली जो दिखाई दे आंखों से वो क्या है, सारे के सारे लैंडफॉर्म्स हैं। कहीं पर हमें माउंटेन रेंज दिखेंगी, माउंटेन दिखेंगे, प्लेट्यूज, लेक, रिवर, ट्रिब्यूटरी, प्लेन्स, पेनिनसुला, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सारी चीज़ें हमें देखने पर दिखाई देती हैं। तो ये क्या है, हमारे लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो लैंडफॉर्म्स है वो 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 माउंटेन्स, नंबर 2 प्लेट्यूज और नंबर 3 प्लेन्स। आज हम माउंटेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आने वाले 2 लेक्चर्स में एक एक करके प्लेट्यूज और प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं माउंटेन्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये खूबसूरत जो डायग्राम है। आज आपको इतने सारे डायग्राम दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको, वर्ल्ड टूर कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, बैठे बैठे घर बैठे वर्ल्ड टूर करेंगे। तो ये जितना भी खूबसूरत डायग्राम्स ये सब माउंटेन्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये माउंटेन्स है, तो देख सकते हो माउंटेन्स कैसे होते हैं और लाइफ कैसी होगी।
अच्छा, तो पहले तो माउंटेन देखते हैं। माउंटेन क्या है? ए माउंटेन इज ए नेचुरल एलिवेशन। एलिवेशन मतलब कोई चीज़ ऊपर उठी हुई होती है, ऊपर कोई उठा हुआ चीज़ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिवेटेड पार्ट या एलिवेटेड चीज़ है ये। तो ये नेचुरली एलिवेटेड है। नेचुरली मतलब हमने नहीं उठाए, अपने आप प्रकृति के द्वारा। तो नेचुरली ये एक नेचुरल एलिवेशन है ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी पृथ्वी की सरफेस पर जो नेचुरल एलिवेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं। माउंटेन में है स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। अब यहाँ पे एक एक वर्ड को हम अच्छी तरह समझेंगे। समिट का मतलब होता है चोटी। तो माउंटेन में आपको देखा होगा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? चोटी, समिट बोलते हैं। या इसका एक और नाम है पीक। ध्यान देना इन शब्द को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समिट और पीक का मतलब क्या है? जो माउंटेन का ऊपर वाली जो होती है ये वाली चीज़ को हम बोलते हैं समिट। ठीक है, तो समिट कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है, मगर उसका बेस, ये नीचे वाला क्या होगा? बेस। बेस क्या होता है इसका? बड़ा होता है, जबकि चोटी कैसी होती है? छोटी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, स्मॉल समिट और ब्रॉड बेस। एज यू गो हाइयर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जब माउंटेन्स में जब आप ऊपर की तरफ जाओगे धीरे 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 ऊपर, तो आपको ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ऊपर आपको क्या मिलेगी? ठंड मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर ठंड मिलेगी आपको, मज़ा आ जाता है। ठीक है, इन सम माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ माउंटेन्स में पूरी तरह से जो रिवर्स होती है बिल्कुल फ्रोजन कंडीशन होती है, मतलब जम जाती हैं, बर्फ की तरफ जम जाती हैं। ठीक है, और जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ग्लेशियर्स हैं। ओहो, क्या बर्फ जमी पड़ी है। ठीक है, बर्फ ही बर्फ है। हमें देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मगर 1 घंटे हम यहाँ व्यतीत नहीं कर सकते, जान निकल जाएगी 1 घंटे में हमारी। ठीक है, तो माउंटेन्स, सम माउंटेन्स आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स सी के अंडर भी होते हैं, विच वी कैन नॉट सी। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, तो इसको CSEA, सी का मतलब होता है समुद्र, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ माउंटेन्स हमारे समुद्र के अंदर भी होते हैं जिनको हम दिखाई नहीं देते, और समुद्र के अंदर इतने बड़े माउंटेन हैं कि इतने ऊंचे माउंटेन हैं, जो हमारा जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर, उससे भी ऊंचे माउंटेन्स हैं समुद्र के अंदर। में दिखाऊंगा अभी कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान देना, माउंटेन्स समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। और बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, हार्श मतलब ऐसी कंडीशंस, कंडीशंस कैसी? अब सोचो, माउंटेन्स पर एक तो क्या है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है, बर्फ ही बर्फ रहती है। अब ऐसे में कौन रहेगा वहाँ पे? तो कम हार्श क्लाइमेट की वजह से लेस पीपल लिव इन माउंटेन एरियाज। माउंटेन एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। अब यार माउंटेन में देखो ऊबड़ खाबड़ जगह, कौन रहेगा यहाँ पे? बताओ, कैसे घर बनाओगे आप यहाँ पे इस एरिया में? पता चला कभी बर्फ़ गिर के आ गई, कभी कोई पत्थर गिर के आ गया, और यहाँ पे मतलब जो पॉपुलेशन है बहुत कम रहती है। कंडीशन यहाँ पे ऐसी है कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? क्लाइमेट हार्श है, तो बहुत कम लोग माउंटेन एरिया में रहते हैं। सिंस स्लोप्स आर स्टीप, स्टीप मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब एक ढाल सी होती है, एकदम ढलान सा सीधा। एक ढलान तो होता है ऐसे धीरे 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 करके आराम से, एक ढलान है बिल्कुल ऐसे करके। तो इनका जो स्लोप्स होते हैं, ढलान जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्टीप होते हैं, मतलब एकदम ऐसे, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, गिर गए तो मतलब नीचे ही आओगे। ठीक है, तो लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो यहाँ पर फार्मिंग के लिए ज़्यादा ज़मीन मतलब अवेलेबल नहीं रहती। यहाँ पे आप देखोगे तो माउंटेन, अभी हम कहाँ बताओ आप खेती करोगे ऐसे एरिया में? तो अगर ये मान लो ऐसा होता थोड़ा सा भी, तो कुछ करने की संभावना थी। तो ये ऐसा जो स्लोप होता है इसको हम बोलते हैं स्टीप। तो स्टीप स्लोप में खेती कर पाना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। माउंटेन में भी अरेंज्ड इन लाइन। अगर माउंटेन्स ऐसे यूँ करके लाइन्स में है, ऐसे एक लाइन्स में, इन लाइन को हम बोलते हैं रेंज, और हम उसको बोलेंगे माउंटेन रेंज। ध्यान देना, माउंटेन्स आपने देखा होगा जो एक ऐसे लाइन सी में होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज बोलते हैं। इस वाली चीज़ को माउंटेन की पीक बोलते हैं, इस वाली चीज़ को माउंटेन की वैली बोलते हैं। माउंटेन वैली और ये पीक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है, ऐसे करके ये लाइन लगा के जा रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? माउंटेन रेंजेज। और माउंटेन के बीच में कुछ जो पास वो मतलब रास्ता जो होता है, माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं माउंटेन पास। ध्यान देना, माउंटेन पास। ये पास वो नहीं है फैल और पास वाला, यहाँ पे पास का मतलब है जो माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता होता है उसको माउंटेन पास बोलते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ हल्का सा, बुक में तो नहीं है, कि माउंटेन रेंज कौन कौन सी है। जैसे यहाँ पे आपको पता है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा की पूरा हिमालय माउंटेन है, और यहाँ पर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। तो यहाँ पे बहुत सारी रेंज है, जैसे लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, शिवालिक रेंज, ऐसे करके कई सारी माउंटेन रेंज है। ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, देखो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, शिवालिक हिल्स, ये क्या ऐसे जो लाइन्स हैं माउंटेन्स की, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज बोलते हैं। ठीक है,
मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेज एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। तो कुछ माउंटेन जो होते हैं वो ऐसे करके पैरेलल सीरीज में, मतलब सीरीज होती है, सीरीज पैरेलल में कई सारी रेंजेज होती हैं, ये माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज, ये रेंज, ये रेंज। तो देख रहे हो कई सारी मतलब माउंटेन की जो सीरीज है वो कैसे पैरेलल में, और जो कई हज़ार किलोमीटर तक फैली हुई हैं। हिमालय की अगर बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर लेंथ है इसकी हिमालय की। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, ध्यान देना, ठीक है। अब कुछ माउंटेन रेंज की बात करें तो अपना एशिया में हिमालय हो गया, जो भारत, नेपाल, ये कई सारे एरिया में आता है, चीन। और यूरोप में एक माउंटेन है आल्प्स, और साउथ अमेरिका में एक माउंटेन है एंडीज। अभी मैं माउंटेन दिखाऊंगा, टेंशन मतलब आप। ये यूरोप का मैप है, और यूरोप के मैप में यहाँ पे आपको माउंटेन दिखाई देगा आल्प्स, ठीक है। और ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर नीचे अफ्रीका है, और यहाँ पे आल्प्स माउंटेन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है रशिया। अब ये है यूरोप, और ये रशिया किस में आता है? एशिया में। तो एशिया और यूरोप के बीच में एक बाउंड्री है, एक माउंटेन है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। ये मैंने बताया था पहले, ओके। यहाँ पे और भी वर्ल्ड के बहुत सारे माउंटेन दे रखे हैं। जैसे अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो एंडीज, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे रॉकी माउंटेन है और एपलांचियन माउंटेन है। इन दो का नाम बार बार लूँगा मैं, ठीक है। अगर हम बात करें कहाँ की, अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो यहाँ पे एक एटलस माउंटेन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो यूरोप में, तो यूरोप में मैंने एक तो आल्प्स बताया था, और रशिया में है यूराल माउंटेन, जो एशिया और अफ्रीका को क्या करता है, एशिया और यूरोप को क्या करता है? अलग करता है। भारत की बात करें तो भारत के पास है यहाँ पे हिमालय माउंटेन, ठीक है। तो इनके बारे में हम धीरे करके क्या करेंगे? देखते रहेंगे, डिस्कस करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लगा रखा है मैंने, मोनाकी जो हवाई जगह पर है, मोनाकी हवाई इन द पैसिफिक ओशियन इज अंडर सी माउंटेन। पैसिफिक ओशियन पता है आपको, प्रशांत महासागर इसको बोलते हैं, और सबसे बड़ा महासागर है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन, स्मॉलेस्ट ओशियन का नाम क्या है, बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो लार्जेस्ट मैंने बता दिया पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन में एक माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका के पास, जिसका नाम है मोनाकी। ये माउंटेन ऊपर नहीं है, ये माउंटेन समुद्र में नीचे है, अंदर की तरफ। इसकी जो हाइट है ना, वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। कितनी हाइट है पता है? 10,205, 10,205 मीटर हाइट है इसकी। और माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8848 मीटर। बताओ कितनी ऊंची हाइट है। और ये माउंटेन जो है ना मोनाकी, ये समुद्र के अंदर है, ठीक है। इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये है मोनाकी, ये हो गया ओशियन आपका पैसिफिक ओशियन, और ये ऊपर थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ, और बाकी सारा की सारा माउंटेन कहाँ है? नीचे। देखो कितनी गजब की चीज़ें हैं ना। ये कई सारी माउंटेन रेंजेज हैं। तो यहाँ पे आपको पता है वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, और ये है मोनाकी। कहाँ है? ये वाला, ठीक है। मोनाकी आप देखोगे तो ये माउंटेन का ज़मीन में थोड़ा, मतलब समुद्र के पानी में नीचे की तरफ है, ठीक है। तो मोनाकी अंदर की तरफ है पानी में, पैसिफिक ओशन में। अब माउंटेन्स के टाइप्स की बात करें तो माउंटेन आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ माउंटेन की बात करें, पहला माउंटेन है फोल्ड माउंटेन, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा है वोल्केनिक माउंटेन। तो 3 प्रकार के हमारे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। एक एक करके इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना 6th में ज़्यादा नहीं दे रखा है, बहुत कम दे रखा है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ही बढ़ा दी है चीज़ें यहाँ पे। खैर, फोल्ड माउंटेन, तो ऐसे फोल्ड, अब आप जानते हो ना फोल्ड किसको बोलते हैं? फोल्ड मतलब ऐसे करके कोई चीज़ हो जाती है, फोल्ड। मान लो कोई चीज़ है, ये बन गए फोल्ड, ये एक फोल्ड से जो बन जाते हैं इसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। कई बार कहते हैं ना इसको फोल्ड कर दो, घड़ी कर दो, है ना। तो फोल्ड माउंटेन कुछ ऐसे होते हैं, अभी और देखेंगे डायग्राम, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं? दे फॉर्म इरेगुलर वेव लाइक फॉर्मेशन कॉल्ड फोल्ड। फोल्ड माउंटेन्स में आपको ऐसे फोल्ड मिलेंगे, देखो ये इरेगुलर है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ऐसे करके फोल्ड मिलेंगे। और एक वेव लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे वेव चलती है, वेव मतलब तरंग की तरह, ऐसे करके, इसी को हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सिंक्लाइन। ये चीज़ है, ध्यान रखना। द अपफोल्ड रॉक स्ट्रेटा, अपफोल्ड मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है, अपफोल्ड मतलब ऊपर वाला फोल्ड, और डाउन फोल्ड मतलब नीचे वाला फोल्ड। द अपफोल्ड रॉक स्ट्राटा इन आर्क लाइक शेप, ऐसे जो आर्क की शेप में, ठीक है, आर्क लाइक शेप आर कॉल्ड एंटीक्लाइंस और क्रेस्ट। इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो ऐसे करके बना हुआ है ऊपर वाला स्ट्रक्चर, इसको एंटीक्लाइन या क्रेस्ट बोलते हैं। और जो डाउन फोल्ड स्ट्रक्चर है उसको हम सिंक्लाइंस या ट्रफ बोलते हैं। डाउन फोल्ड मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको हम सिंक्लाइंस या ट्रफ बोलते हैं। और
जो फोल्ड माउंटेन है वो वर्ल्ड के यंगेस्ट माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। मतलब सबसे बाद में जो माउंटेन बने वो कौन से माउंटेन बने? फोल्ड माउंटेन। एक्चुअली फोल्ड माउंटेन बनते कैसे, मैं अगर आपको बताऊं, अगर मान लो यहाँ पर कोई टेक्टोनिक प्लेट है और यहाँ पर कोई टेक्टोनिक प्लेट है और यहाँ पर बीच में कुछ सेडिमेंट्स हैं, ओशियंस के अंदर कुछ सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे मूव करती हैं, जब ये आपस में ये इधर की तरफ आएगी और ये इधर की तरफ आएगी, तो उसके बीच में जो सेडिमेंट्स है ना, यही निकल कर ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये आगे की क्लासेस में हम देखेंगे और ये बनाते हैं फोल्ड माउंटेन। जैसे अपना अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय माउंटेन कैसे बना था कि एक तो यूरेशिया वाली प्लेट है, यूरोप प्लस एशिया, एक इंडिया वाली प्लेट है। तो यूरोप और यूरेशिया वाली, सॉरी, इंडिया वाली प्लेट और यूरेशिया वाली जो टेक्टोनिक प्लेट्स ये टकराई थी और टकराने के बाद बना था अपना हिमालयन माउंटेन। ठीक है, अच्छा, फोल्ड माउंटेन में अब देखेंगे तो हिमालयन माउंटेन जो है हमारा फोल्ड माउंटेन है, और आल्प्स, आल्प्स मैंने बताया था यूरोप में, हिमालय कहाँ है? एशिया में, आल्प्स यूरोप में। ये यंग फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। और देखो यहाँ पे ध्यान देना, द हिमालयन माउंटेन और आल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। मतलब आप देखोगे ये जो एरिया है, ये तो अरावली है, ऐसे करके मतलब ऊपर का जो एरिया बहुत ही ज़्यादा रगड़ है, बहुत ही अब रगड़ मतलब बहुत ही ज़्यादा दृढ़, हार्ड है। यहाँ पर मतलब आप लाइफ मतलब पॉसिबल नहीं है, आप रह नहीं सकते। और इसकी जो पीक होती है वो कैसी है? कौन शेप में होती हैं। पीक जो होती है इनकी, पीक कैसी होती है? कोन शेप में होती है। यहाँ पे देखो ये पीक हो गई, ये पीक हो गई, ऐसे कई सारी पीक्स हैं। तो पीक्स किस फॉर्म में? कॉनिकल शेप में और रगड़ फॉर्म। कैसे माउंटेन है? रगड़ मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर, फ्लैट नहीं है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है। रगड़ का मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह है ये। ठीक है, तो हिमालय आल्प्स जो माउंटेन है, यहाँ का जो रिलीफ है, यहाँ का जो मतलब लैंड फॉर्म, रिलीफ मतलब जो लैंड फॉर्म है, आसपास का एरिया है, वो कैसा है? रगड़ है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। और कॉनिकल पीक्स हैं, कौन की शेप में जो है पीक्स हैं, पीक्स मतलब चोटी। अरावली जो रेंज है, ध्यान देना, अरावली माउंटेन रेंज अपनी राजस्थान में है, और राजस्थान में है, और इसको हम वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की मतलब कैटेगरी में डालते हैं। अरावली जो रेंज है, अरावली माउंटेन जो है, जो राजस्थान के बीचों बीच में से जा रही है, जो राजस्थान को दो भाग में बांटती है, वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है। और दिस रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू प्रोसेसेस ऑफ इरोजन। वॉर मतलब वियर की सेकंड फॉर्म है वॉर्म, तो वॉर्न डाउन का मतलब है ये माउंटेन जो है, अरावली में दिखाता हूँ, ये अरावली माउंटेन है, पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था, अब ये क्या है? घिस गया है। किसकी वजह से? इरोजन की वजह से। तो इरोजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का धीरे धीरे करके क्या होना, कटाव होना, क्या कहलाता है? इरोजन। तो अरावली माउंटेन यंग ओल्डेस्ट है। अब यार ओल्डेस्ट है तो बहुत साल हो गए इसको, तो धीरे धीरे करके इसका विंड की वजह से या फिर सैंड की वजह से या वाटर की वजह से ये क्या हो गया? धीरे धीरे इरोजन हो रहा है इसका, और इरोजन होकर इसकी क्या है? हाइट बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ध्यान देना, जो अरावली माउंटेन है ओल्डेस्ट माउंटेन है, और ये क्या हो रहा है? वॉर्न डाउन होने की वजह से इसकी जो हाइट है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे कम होती जा रही। और एक आप चलो कमेंट करके बताओ, अरावली माउंटेन पर जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है? हाइट में बता देता हूँ, 1722 मीटर। ओके, हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन आपको पता है एशिया में, अब मैं माउंटेन्स की सैर कराता हूँ। ठीक है, आपको ये हिमालय माउंटेन है, बहुत ही शानदार। और ये है आल्प्स माउंटेन, जो कहाँ पे है? यूरोप में, ये आल्प्स माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। और देखते हैं द अपलाचियंस इन नॉर्थ अमेरिका। अपलाचियन माउंटेन जो है वो कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। एंड यूराल माउंटेन इन रशिया। रशिया मैंने बताया था, यूराल माउंटेन जो एशिया और यूरोप को क्या करता है? अलग करता है। तो अपलाचियन माउंटेन जो है नॉर्थ अमेरिका में, और यूराल माउंटेन जो है रशिया में। इनके ये क्या है? राउंडेड फीचर्स पाए जाते हैं, मतलब इनके दे हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। लो एलिवेशन का मतलब है एक तो इनकी ऊंचाई कम है, हाइट कम है, साथ के साथ में राउंडेड फीचर। जो मतलब हमारे जो माउंटेन है, जो अरावली ये अपने इंडिया वाले जो माउंटेन है जैसे हिमालय, तो इनकी पीक कैसी होती है? कॉनिकल। जबकि ये जो अपलाचियन और यूराल माउंटेन है, इनकी पीक कैसी है? थोड़ी सी राउंड है, मतलब कॉनिकल ना होकर कैसी है? राउंड पीक है। ठीक है, और लो एलिवेशन, कम हाइट है। जबकि इधर की बात करें हिमालय की, तो हाइट इसकी हाईएस्ट है वर्ल्ड में। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ये जो माउंटेन्स हैं अपलाचियंस एंड यूराल, ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। मतलब फोल्ड माउंटेन्स में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो न्यू और दूसरे हैं ओल्ड। ठीक है, ये है यूराल माउंटेन जो कहाँ पे? रशिया में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख नहीं सकते, ऐसे करके कोई कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, तो मतलब ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा है? जनरली थोड़ा सा राउंड है। ये है अपलाचियन माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका, देखो कितना खूबसूरत है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कोई ऐसे पीक दिखाई नहीं देगी, हल्का सा राउंड टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अपलाचियन माउंटेन।
अब एग्जाम्पल की बात करें, फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल, हालांकि बुक में एक है, मैंने कई सारे लिख दिए तो आप याद रखना। हिमालय एशिया, ये फोल्ड माउंटेन है। अरावली इन इंडिया, राजस्थान, ये भी फोल्ड माउंटेन है। अपलाचियंस इन नॉर्थ अमेरिका, यूराल माउंटेन इन रशिया, एंडीज इन साउथ अमेरिका, एटलस इन अफ्रीका, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, आल्प्स इन यूरोप। और ये सारे के सारे मैंने मैप में आपको बता दिए हैं। यहाँ पे अपलाचियन है, यहाँ पे आल्प्स है, यहाँ पे एंडीज है, ये रॉकी माउंटेन है, यहाँ पे हिमालय, ठीक है, और यहाँ पर एटलस माउंटेन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम देख चुके हैं। ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका में रॉकी, साउथ अमेरिका में एंडीज, यहीं पे अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में अपलाचियंस, और यहाँ पे अफ्रीका में एटलस, और आल्प्स यूरोप में, और यूराल माउंटेन है यहाँ पर रशिया में, और इंडिया में हिमालय, ठीक है। तो ये सारे के सारे माउंटेन्स हमने देख लिए। अब हम देखेंगे ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स, तो ध्यान देना, ब्लॉक माउंटेन जो है, अब देखो दिखा देता हूँ, एक बार पिक्स दिखा देता हूँ। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, जैसे ये दो ब्लॉक हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ पार्ट इनका नीचे चला जाता है, जैसे पूरा की पूरा ये हिस्सा है, अरे यहाँ पर देखो, ये मतलब एक टेक्टोनिक एक प्लेट है, इसमें से इसका कुछ हिस्सा क्या है, नीचे चला जाता है, ठीक है। या तो मतलब साइड के दोनों नीचे चले जाते हैं, मतलब नीचे जा सकते हैं, बीच का ऊपर हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक तो आपको ऊपर दिखेगा, या दो ब्लॉक ऊपर दिखेंगे, एक नीचे दिखेगा, ठीक है। इनको अगर प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे ऐसे कुछ दिखेंगे, ये है एक ब्लॉक, जैसे ये बड़ा सा ये ब्लॉक हो गया, एक ये हो गया, और नीचे फिर एक वैली टाइप दिखेगी आपको। यहाँ पे देखो, एक ये वाला बड़ा वाला हो गया, या फिर इसके इधर की तरफ होंगे, और नीचे वैली दिखेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे दो ब्लॉक से होते हैं, और एक हिस्सा थोड़ा नीचे चला जाता है, ठीक है। या फिर बीच वाला ऊपर रहता है, साइड वाले नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे जैसा दिखा रखा है, ये तो यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ पे बीच वाला ऊपर रहेगा, और साइड वाले नीचे चले गए, तो मतलब कुछ खिसक जाता है, ब्रोक, चीज़ें टूट जाती हैं, ब्रोक हो जाती हैं। तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं होस्ट, HORST, होस्ट, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ग्रेबन। और नीचे ही मतलब ये जो है, यही चीज़ों को हम बोलते हैं फॉल्ट भी बोलते हैं, तो इनको फॉल्ट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। द ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन और डिस्प्लेस, मतलब बहुत बड़ा जो एरिया होता है यहाँ तो टूट जाए। पहले मान लो ये सारा का सारा बिल्कुल ऐसे था, ऊपर था, लेवल में था, अब इसमें से कुछ पार्ट क्या हुआ, टूट के नीचे चला गया, ब्रोक हो गया, यहाँ पर भी टूट के नीचे चला गया। तो नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेबन, और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, होस्ट। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स, अपलिफ्टेड मतलब ऊपर उठे हुए जो ब्लॉक्स हैं उनको हम होस्ट या ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ऊपर उठे हुए, ये वाला ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, इनको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, अपलिफ्टेड जो पार्ट है। और लोअर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेवन, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेवन बोलेंगे, ठीक है। द लो लाइंग एरिया बिटवीन टू ब्लॉक्स में फॉर्म ए रिफ्ट वैली। अब लो लाइंग एरिया बिटवीन टू ब्लॉक्स, एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ये हो गया, इनके बीच का जो एरिया है इसको ये हो सकता है यहाँ पे एक रिफ्ट वैली बन जाए। ये एरिया ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक हो गए, यहाँ बीच में क्या बन सकती है, रिफ्ट वैली बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे कई सारी चीज़ें दिखा रखी हैं, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक हो गया, नीचे क्या बन गई, रिफ्ट वैली, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें ब्लॉक माउंटेन की, तो एक तो है यूरोप में राइन वैली, दूसरा यूरोप में है बोस्गस माउंटेन्स, और इंडिया में है विंध्याचल और सतपुड़ा जो माउंटेन है, ये आते हैं ब्लॉक माउंटेन की कैटेगरी में। अब इनके पिक्स देखते हैं एक बार। ये द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, यहाँ पर एक ब्लॉक ये हो गया, इसको होस्ट बोलते हो, नीचे ये हो गया आपका ग्रेवन, ये अफ्रीका में। ये है यूरोप में बोस्गस माउंटेन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ठीक है। ये है राइन वैली इन यूरोप, राइन वैली, तो यहाँ पर ये ब्लॉक दिख रहे हैं, और यहाँ पर ये वैली जा रही है ना, नदी जा रही, मतलब पानी सा जा रहा है, क्या शानदार है। और यहाँ पर बसावट भी है, देखो थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पे बसावट भी है, क्या मस्त जगह है। ये है माउंटेन रेंजेज ऑफ सतपुड़ा एंड विंध्याचल, ये इंडिया के हैं। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर नीचे घाटी टाइप दिख रही है, घाटी को वैली बोलते हैं। अब हम देखेंगे वॉल्केनिक माउंटेन, तो ठीक है, वॉल्केनिक, पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना, वॉल्केनो माने क्या होता है, वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, ठीक है। तो ऐसे माउंटेन जो ज्वालामुखी के फटने की वजह से बने हों उनको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। अब ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वाला निकलती है भैया, ज्वाला को हम बोलते हैं लावा, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर देख सकते हो, ये वाला यहाँ पे अगर जूम करके अगर मैं दिखाऊँ तो ये ज्वालामुखी फट रहा है यहाँ पे, और ज्वालामुखी फट रहा है यहाँ पे, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये निकल रहा है लावा। ये लावा निकलता है पृथ्वी की कोर में से, और कोर में से निकल के बाहर आ जाता है, और बाहर आके फिर ये ठंडा होता है, और ठंडा होके यही क्या बन जाता है, रॉक्स बन जाता है, माउंटेन का रूप ले लेता है, ठीक है। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, द वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी,
वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। मतलब जब ज्वालामुखी फटता है उसके दौरान क्या निकलेगा, लावा निकलेगा, और जब लावा निकल के बाहर आएगा यही जम जाएगा और जम के ये क्या बना लेगा, वॉल्केनिक माउंटेन बना लेगा। और इंडिया में ध्यान रखना एक चीज़ और मैं बता दूं, जो अपना डेक्कन प्लेट्यू है वो प्लेट्यू बनाए वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, अब एग्जाम्पल की बात करें वॉल्केनिक माउंटेन्स तो माउंट किलिमंजारो ये है तंजानिया अफ्रीका में, माउंट फुजियामा ये जापान में, और माउंट वेसुवियस ये है इटली में, ठीक है। तो ध्यान रखना एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन सा माउंटेन फोल्ड माउंटेन है, कौन सा माउंटेन ब्लॉक माउंटेन है, कौन सा माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन है, आपको छांटने पड़ेंगे, इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में कि विच इज़ द माउंटेन इज वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है, या फिर विच इज नॉट द वॉल्केनिक माउंटेन, ऐसे करके बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह है माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया अफ्रीका, क्या खूबसूरत नज़ारा है, ठीक है। ये है माउंट फुजियामा इन जापान, ये जापान का माउंटेन है, देख रहे हो। तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद यहाँ पे ज्वालामुखी जो लावा है वो निकला, और निकलने के बाद ये कूल डाउन हो गया। हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे फिर और कभी वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए। ये है माउंट वेसियस इन इटली, ये इटली की सैर कराते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं क्रेटर। जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा जब 7th क्लास में, तो ये जो चीज़ है इसको क्रेटर बोलते हैं। यहाँ से क्या निकलता है, लावा निकलता है जमीन के बीचों बीच में से, कोर वाले एरिया में से, यहाँ से फटता है ना वो जो ज्वालामुखी, वो यहीं से निकलता है, फैल के फिर वो आसपास के एरिया में चला जाता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है क्रेटर बोलते हैं। अगर यहाँ पे बरसात का पानी बढ़ जाए तो फिर यहाँ पे एक लेक बन जाएगी जिसको हम क्रेटर लेक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने माउंटेन तो देख लिया, अब हम देखेंगे माउंटेन्स का इंपॉर्टेंस, माउंटेन्स होने का फ़ायदा क्या है, क्या क्या माउंटेन्स के फ़ायदे हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स के फ़ायदे देखते हैं। तो पहली चीज़, बड़ा खूबसूरत नज़ारा देख रहे हो, ये जो पानी आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, माउंटेन से आ रहा है। अब आपको पता है माउंटेन्स में जैसे हमारे हिमालय की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और ग्लेशियर्स पर बर्फ़ जमी होती है, और वो बर्फ़ पिघल के उसमें से पानी निकलता है, और वही पानी किसका रूप ले लेता है, रिवर्स। तो इंडिया में गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये जितनी भी रिवर्स हैं ना, ये सारी सारी कहाँ से आ रही हैं, हिमालय से आ रही हैं। और हिमालय से आने वाली रिवर्स की खासियत है कि ये पूरी साल फ्लो करती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स, ठीक है। तो माउंटेन्स रिवर्स का सोर्स है। नंबर 2, यहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, देखा होगा आपने, मतलब बर्फ़ पर स्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पता नहीं कौन कौन से गेम है, ये सारे के सारे गेम करते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ घूमने जाते हैं, तो सरकार को और वहाँ जहाँ भी माउंटेन एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को एक तो रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजी रोटी मतलब मिलती है उनको, लाइवलीहुड, साथ के साथ में सरकार की इनकम होती है, फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेन करेंसी आती है इंडिया में या फिर जो भी देश है वहाँ पर, ठीक है। तो ये माउंटेन्स का एक फ़ायदा है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये हम भी घूमने गए थे, हमारा आपको दिखाता हूँ मैं, ये बर्फ़ पड़ी है, और ये कुल्लू मनाली हिमाचल का माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पर ये सर जी हैं, कुल्लू मनाली हिमाचल, ठीक है। तो बर्फ़ पड़ती है, बड़ा मज़ा आता है, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब पैसा कमाते हैं। अच्छा, ये माउंटेन में ऐसे एरिया हैं, इनको हम बोलते हैं टेरेस, माउंटेन टेरेस बोलते हैं। और माउंटेन टेरेस में भी क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। तो ऐसा करके जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो लेडर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेडर ऐसे, इसको हम बोलते हैं माउंटेन टेरेस। यहाँ पर क्या करते हैं, खेती वेती होती है। और माउंटेन्स में आपको पता है रिवर्स निकलती हैं, और रिवर्स में हम क्या कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं, और डैम बनाकर पानी को गिरा के उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। माउंटेन्स में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, देखो बहुत सारी ग्रीनरी पाई जाती है। तो मतलब माउंटेन्स में बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, तो मतलब बायोडाइवर्सिटी का एक प्रकार से मतलब सोर्स है। बायोडाइवर्सिटी मतलब फ्लोरा फौना वो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। हर्ब्स पाई जाती हैं, हर्ब्स का मतलब है यहाँ पे जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, माउंटेन्स में पाई जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब जड़ी बूटियाँ आपने देखा होगा, रामायण चल रही है आजकल टीवी में, तो लक्ष्मण के जब मतलब शक्ति लग जाती है तो हनुमान जी वो जड़ी बूटी लेके आते हैं, संजीवनी, वो कहाँ से लेके आते हैं, वो माउंटेन को उखाड़ के ले आते हैं पूरे को हैं। तो ये जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। घूमने जाते हैं, टूरिस्ट हॉट स्पॉट है, लोग वहाँ घूम कर आते हैं, ठीक है। ये हमारा ही पिक है, माउंटेन हिमालय पर, कुल्लू मनाली जगह बहुत शानदार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गए। और चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ। द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर, वाटर का स्टोर हाउस है क्योंकि यहाँ से रिवर्स निकलती हैं। मैनी पेरेनियल रिवर्स, ध्यान देना, पेरेनियल का मतलब ऐसी रिवर्स जो पूरी साल बहती हैं। द रिवर्स विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स। तो बहुत सारी पेरेनियल रिवर्स का सोर्स होते हैं माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं और ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं और पिघल के उनमें से पानी निकलता है और वही क्या बन जाता है, रिवर बन जाता है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज यूज्ड फॉर इरीगेशन। जो वाटर वहाँ से निकल रहा है, पानी निकल रहा है, उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, खेती करने के लिए करते हैं,
हैं, खेती में पानी देने के लिए करते हैं, इरीगेशन के लिए करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मतलब है जब पानी से बिजली बनाई जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। मैंने बताया था टेरेसेस जो मतलब लेडर टाइप स्ट्रक्चर थे, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। रिवर वैलीज मतलब रिवर का जो घाटी वाला एरिया है, रिवर जो यहाँ पर फ्लो करती है नीचे वाले एरिया में, वहाँ आसपास के एरिया में खेती कर सकते हैं, ठीक है। माउंटेन्स हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब होता है वहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, और फोना का मतलब है वहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं। तो माउंटेन एरिया में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। माउंटेन्स में से आपको जो माउंटेन में जो फॉरेस्ट मिलते हैं वहाँ से फ्यूल मिलेगा, लकड़ी मिल सकती है, फोडर, शेल्टर, अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं लाइक गम, रेजिन्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, माउंटेन से मिलती हैं। माउंटेन में बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो किसको दिए जाते हैं, मिनरल्स इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं। तो माउंटेन्स इंडस्ट्रीज को मिनरल प्रोवाइड करते हैं, और बिल्डिंग बनाने के लिए माउंटेन्स में से क्या निकलते हैं, स्टोन्स निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं। माउंटेन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है टूरिज्म की दृष्टि से। टूरिज्म मतलब पर्यटन की दृष्टि से, विदेशी लोग, देशी लोग सब घूमने जाते हैं वहाँ पर, तो मतलब मनी कमाया जा सकता है, देश के लिए भी इनकम होती है और वहाँ की लोकल लोगों के लिए भी इनकम होती है, और रोजगार का सोर्स है। माउंटेन्स में बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये पॉपुलर माउंटेन के गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे हर्बल प्लांट्स पाए जाते हैं माउंटेन में, तो ये माउंटेन के क्या हो गए, फ़ायदे हो गए। तो इस प्रकार आज हमने माउंटेन्स के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी की है, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा माउंटेन वाला टॉपिक खत्म हुआ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे के सारे PDFs, नोट्स और जो भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, और इसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। और इसमें आज हमारा 3rd लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। पहले वाले में मैंने बताया था कि कैसे मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं अर्थ पर, और 2 फोर्सेस के बारे में बताया था अर्थ पर जो काम करते हैं, एक इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। फिर लेक्चर 2 में हमने माउंटेन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, और आज हम देखेंगे प्लेट्यूज के बारे में। आपको पता है पृथ्वी पर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं अर्थ पर। पहले होते हैं माउंटेन्स, दूसरे होते हैं प्लेट्यूज, और तीसरे नंबर पर होते हैं प्लेन्स। तो आज प्लेट्यूज देखेंगे, और फिर एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना ऑलवेज, अगर कोई पूछ ले कि कितने लैंडफॉर्म्स होते हैं अर्थ पर, तो आपको बताना है लैंडफॉर्म्स होते हैं 3, माउंटेन, प्लेन्स और प्लेट्यूज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये डायग्राम ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा फेमस है, हमारी बुक में दे रखा है लैंडफॉर्म्स। आप अगर आंखों से देखोगे, अपनी आंखों से, पृथ्वी पर आपको बहुत सारे ज़मीन के रूप दिखेंगे। कहीं पर आपको ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स दिखेंगे, कहीं पर थोड़ा सा ज़मीन का उठा हुआ भाग दिखेगा, जिसको हम प्लेट्यूज बोलते हैं। यहाँ पर देखोगे ज़मीन का थोड़ा सा उठा हुआ भाग है। माउंटेन बहुत ऊँचे होते हैं, ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड पार्ट है लैंड का, जो प्लेट्यूज होता है, ठीक है। कहीं पर आपको प्लेन्स देखेंगे, कहीं पे आपको रिवर्स, लेक्स, ये जो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स। फिलहाल हमारा फोकस प्लेट्यूज पर है। तो प्लेट्यूज में ध्यान रखना, जमीन का उठा हुआ भाग, उठे हुए भाग को बोलते हैं अपलिफ्टेड पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज। क्या बोलेंगे, ये पूरा की पूरा जो पार्ट है, सारा का सारा क्या है, प्लेट्यूज, ठीक है। तो प्लेट्यूज क्या होते हैं, ए प्लेट्यू इज ए ब्रॉड एलिवेटेड लैंड। एलिवेटेड मतलब उठा हुआ, ब्रॉड मतलब बहुत चौड़ी, ऐसा नहीं कि छोटा सा एक घर के बराबर, ये बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं। जैसे अपना डेक्कन प्लेट्यू है, इंडिया में आपने देखा होगा, इंडिया का जो मैप है ये वाला, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ पे जो पूरा पार्ट है, जिसको हम पेनिनसुला भी बोलते हैं, ये है डेक्कन प्लेट्यू। तो ये जमीन से उठा हुआ भाग है, जमीन से उठा हुआ भाग है, बहुत बड़ा, ब्रॉड, ठीक है। तो एलिवेटेड मतलब उठा हुआ। इट इज ए फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। ये जमीन कैसी होती है, थोड़ी फ्लैट होती है। आप देखो जमीन कैसी, थोड़ी सी फ्लैट है, और अपने सराउंडिंग एरिया से ऊपर उठी हुई एक लैंड है, जिसी को हम, ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं टेबल लैंड, ठीक है। या फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड बोलते हैं। तो इट इज ए फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, अपने सराउंडिंग एरिया के थोड़ी सी ऊपर उठी हुई रहती है। ए प्लेट्यू मे हैव 1 और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। स्टीप मतलब एकदम खड़ा, ऐसे, मतलब एक तो होता है स्लोप कैसा, एक स्लोप तो होता है बड़ा आराम से, ये स्लोप हो गया, धीरे धीरे। स्टीप स्लोप कैसा होता है, एकदम खड़ा ऐसे करके, समझ गए। इनका जो स्लोप्स होता है उसमें एक तरफ एक
एक तरफ हो सकता है स्टीप स्लोप हो, या हो सकता है दो तरफ स्टीप स्लोप्स हों। तो ऐसे जो स्लोप्स होते हैं जो माउंटेन की तरह होते हैं वो उसमें पाए जा सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। अब इनकी हाइट की अगर कोई बात करे कि प्लेट्यूज कितने कितने ऊंचे हैं, तो कुछ 100 से लेकर कई मतलब थाउजेंड्स तक भी हो सकती है, कई थाउजेंड्स तक इनकी ऊंचाई हो सकती है। प्लेट्यूज ओल्ड भी हो सकते हैं, प्लेट्यूज यंग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी प्लेट्यूज है, तो जमीन आसपास के एरिया से उठा हुआ जो पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज बोलते हैं। इनकी हाइट कुछ 100 से कई थाउजेंड मीटर तक हो सकती है। अगर आप पूछ ले कोई कि एग्जाम्पल बताओ भाई प्लेट्यूज के, तो आपको बताना है सबसे पहले अपना प्यारा भारत में है एक प्लेट्यू जिसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केनिया तंजानिया और युगांडा। ये कहाँ पर है, केनिया तंजानिया युगांडा, ये अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत का पठार, ठीक है। अब ये है अपना इंडियन प्लेट्यू, सदर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ पर अगर आप मैप देखोगे इंडिया का, ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं भैया प्लेट्यू, जो ट्राइंगुलर शेप में, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो ये अपने सदर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ओके। और यहाँ पर इंडिया के फिजिकल मैप में देखो तो ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। तो हमने पढ़े थे फिजिकल रीजन्स में हमने पढ़ा था डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू साउथ इंडिया वाला पूरा हिस्सा, ये पूरा जो पार्ट है इंडिया का साउथ वाला, ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है। यहाँ पे देख सकते हो कितने मस्त मतलब सिस्टम है, ये भी प्लेट्यू है ना, ओके। डेक्कन प्लेट्यू आपको पता है कहाँ, मैंने दिखा दिया, इंडिया का ओल्डेस्ट प्लेट्यू, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, ओके। टिबेट प्लेट्यू, अभी टिबेट प्लेट्यू में दिखाऊंगा, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है विद द हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर। दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू अगर कोई पूछ ले विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, आपको बताना टिबेटियन प्लेट्यू, जो हिमालय के ऊपर तिब्बत के पास है। चाइना, तिब्बत आपकी आज की डेट में चाइना में आता है। तो तिब्बत का जो प्लेट्यू है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, और इसको वर्ल्ड की रूफ बोलते हैं, दुनिया की छत। आप ध्यान रखना, मैं दोबारा बताऊं, वर्ल्ड की रूफ किस प्लेट्यू को बोला जाता है, टिबेट प्लेट्यू। तिब्बत के पठार को दुनिया की छत के नाम से बोला जाता है। इसकी हाइट है 4000 से 6000 मीटर। ये है टिबेट प्लेट्यू, क्या शानदार प्लेट्यू है, ठीक है। तो टिबेट प्लेट्यू ध्यान रखना, वर्ल्ड की रूफ के नाम से फेमस है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस, प्लेट्यूज का क्या महत्व है, ठीक है। तो प्लेट्यूज में एक तो ध्यान रखना बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स जो ज़मीन के अंदर खोद के निकाले जाते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। तो इन वाले एरिया में मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज को सप्लाई होते हैं। एक आपने देखा सुना होगा, अफ्रीका महाद्वीप में गोल्ड और डायमंड निकलते हैं। तो यहाँ पे डायमंड की माइंस पाई जाती हैं अफ्रीका में। अफ्रीका का जो प्लेट्यू है, गोल्ड की माइंस पाई जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, नंबर एक, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। प्लेट्यू जो होते हैं मिनरल डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कॉपर, आयरन, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें कोल भी हो सकता है, कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मैनी माइनिंग एरियाज, माइनिंग मतलब जो खदान वाले एरिया होते हैं, ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, माइनिंग एरिया बोलते हैं, जहाँ से मतलब मिनरल्स को खोद के निकाला जाता है, ठीक है, खदान। तो मैनी माइनिंग एरियाज आर लोकेटेड इन प्लेट्यूज एरियाज। प्लेट्यू वाले क्षेत्रों में बहुत सारी माइंस पाई जाती हैं, खदान पाई जाती हैं, माइनिंग एरियाज पाए जाते हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू जो मैंने अभी दिखाया था, द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो अफ्रीका का प्लेट्यू है वो फेमस है किसके लिए, गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए। हीरे निकलते हैं, सोना निकलता है भाई साहब, सोचो मिल जाए काश सबको, आपको 2-2, 4-4 किलो सोना। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंडिया में, जो मतलब छत्तीसगढ़ के पास है, ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ के आसपास, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे ह्यूज रिजर्व मतलब विशाल भंडार पाए जाते हैं। रिजर्व मतलब भंडार, ह्यूज मतलब विशाल, बहुत ज़्यादा भंडार है। किस किस चीज़ के भंडार हैं, आयरन के, कोल के, मैग्नीज के, ऐसे जो मिनरल्स हैं इनके भंडार पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। देयर मे बी मैनी वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, क्योंकि प्लेट्यू से कई सारी रिवर्स निकलती हैं और वो फिर मतलब गिरती हैं ना जब नीचे, बड़ा मजा आता है, उसको वाटरफॉल्स बोलते हैं। वाटरफॉल्स मतलब झरने, अभी दिखाऊंगा झरने में आपको। इंडिया में हुंड्रू फॉल्स पाए जाते हैं, हुंड्रू फॉल्स वाटरफॉल्स छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है, ये झारखंड रांची में। और ये है सुवर्ण रेखा, ध्यान देना, हुंड्रू फॉल्स जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ये है सुवर्ण रेखा रिवर पर। एक है जोग फॉल्स, ये पाए जाते हैं कर्नाटका में, जोग फॉल्स है, फॉल्स मतलब वाटरफॉल्स, ये कर्नाटका में।
और लावा प्लेट्यू जो होते हैं, लावा प्लेट्यू ध्यान दो, जो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बने, ज्वालामुखी के फटने के दौरान जो बनते हैं उनको बोलते हैं लावा प्लेट्यू। लावा प्लेट्यू होते हैं वहाँ पर सॉइल पाई जाती है, वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कल्टीवेशन मतलब खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ब्लैक सॉइल में आपको बता दूँ कॉटन की जो खेती होती है उसके लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स, यहाँ पर बहुत सारे सुंदर दृश्य पाए जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। शानदार शानदार स्पॉट्स होते हैं यहाँ पे, नेचुरल सीन्स होते हैं जहाँ पर मतलब हम जाकर फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है। तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, टूरिस्ट हॉट स्पॉट्स होते हैं प्लेट्यूज। एंड द ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, मतलब जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अट्रैक्शन होते हैं। ये है हुंड्रो वाटरफॉल्स, रांची झारखंड। क्या शानदार है, लोग बाग यहाँ पे नीचे स्नान करते हैं, नहाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। और ये है जोग फॉल्स कर्नाटक, क्या है नेचुरल, देखो यहाँ पे पानी नीचे गिर रहा है और ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं वाटरफॉल्स। वाटर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, गिर रहा है और यहाँ पर बड़ा मजा आता है, ठीक है। ये देखो वाटरफॉल्स, पानी गिर रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है। खैर ये है लावा प्लेट्यू, ठीक है, थोड़ा सा अफ्लिक्टेड पार्ट है। लावा ध्यान रखना, लावा जो जमीन के अंदर से निकल के आता है कोर में से, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है उसी से क्या बनता है, लावा प्लेट्यू। ओके तो प्लेट्यूज हमारे ओवर हुए। सो हमारा टेलीग्राम चैनल आप लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल और वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 6th ज्योग्राफी चल रही है, आपको पता ही है हमारी, हम एनसीईआरटी बुक कवर कर रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 6 चल रहा है द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, और इसका लेक्चर नंबर 4 हम आज डिस्कस करेंगे और आज ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो मेजर लैंडफॉर्म्स में अब तक हमने माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने प्लेट्यूज के बारे में डिस्कस किया था और आज डिस्कस करेंगे हम प्लेन्स के बारे में, ठीक है। तो आपने सुना होगा प्लेन्स ऑफ गंगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम अब डिटेल में देखेंगे प्लेन्स कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ, जो प्लेन्स होते हैं ये बनते कैसे हैं, एक बस दिमाग में सेट कर लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको पता है हमारे यहाँ पे हमने माउंटेन पढ़ लिए, हिमालय माउंटेन है, अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इंडिया के नज़रिए से। तो हिमालय माउंटेन आपको मैंने बताया था जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर पाए जाते हैं ग्लेशियर्स, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बर्फ़ के ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और ये ग्लेशियर्स पिघल के इनमें से पानी निकलता है, हिमालय से बहता हुआ पानी, और ये किसका रूप ले लेता है, रिवर का रूप ले लेता है, ठीक है। तो जैसे मान लो गंगा रिवर हो गई, यमुना रिवर हो गई, ठीक है। अब जब ये रिवर्स माउंटेन से फ्लो करते हुए आती हैं तो ये माउंटेन्स का इरोजन करती है, माउंटेन्स का कटाव करती हैं, ठीक है, इरोड करेंगे उनको। तो जब इनका माउंटेन्स का इरोजन होता है तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, सैंड के पार्टिकल्स, या फिर हम कहेंगे सेडिमेंट्स निकलते हैं। तो वो सेडिमेंट्स रिवर के साथ, जब रिवर्स बहती जाती है तो रिवर्स के साथ आ जाते हैं। ऊपर से हाई स्पीड में आता है ये पानी, ठीक है, कटाव करते हुए आएगा, किसका कटाव करेगा, माउंटेन्स का। और नीचे आके यहाँ पे फ्लैट वाले एरिया में आके ये अब जो सेडिमेंट्स लेके आए हैं, अपने साथ जो सामान लेके आए हैं, उसको ये आसपास के एरिया में डिपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो जो सिल्ट या फिर जो मतलब सेडिमेंट्स हैं, और यहाँ पर ये डिपॉजिट करके ये बनाते हैं फिर प्लेन्स। ये जो एरिया, जो मतलब सैंड लेके आए हैं या मिट्टी लेके आए हैं, जो सिल्ट लेके आए हैं, सेडिमेंट्स लेके आए हैं हिमालय से, उनको कहाँ पर, प्लेन एरिया में लाके डिपॉजिट कर देते हैं और वहीं पर बन जाते हैं प्लेन्स। और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं एलुवियम, या फिर जो सॉइल है यहाँ पर जो डिपॉजिट करके बनी है, एलुवियल सॉइल। ये जो सॉइल होती है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, फसल होती है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर कोई पूछे कि प्लेन्स कैसे बन रहे हैं तो आपको बताना है कि प्लेन्स पहली बात तो बनाए जाते हैं रिवर्स के द्वारा। रिवर्स क्या करती हैं, जब ये फ्लो करती हैं तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, कुछ तत्व लेके आती हैं। सेडिमेंट्स कैसे लेके आएंगी, ये इरोजन करेंगी, किसका इरोजन करेंगी, माउंटेन्स का इरोजन करके, और इन सेडिमेंट्स को लाकर ये डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। और जहाँ पे डिपॉजिट करती हैं वही एरिया क्या बन जाता है, प्लेन बन जाता है। और उस एरिया की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी मतलब किसी भी चीज़ की उपजाऊपन, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ बस सिंपल सी याद रखनी है आपको। तो अब देखेंगे यही चीज़, अब हम आगे प्लेन्स पर, ये आपको देख रहे हैं ये वेरियस लैंड फॉर्म्स हैं पृथ्वी के, कहीं पर माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर प्लेट्यूज दिखाई दे रहे हैं, ये हो गए प्लेन्स, ठीक है। तो प्लेन्स को बनाने में रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये आप मैप में देख सकते हो, ये अपना प्यारा भारत है, ये है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स,
मतलब यहाँ पे इंडिया में आपको इधर पाकिस्तान की तरफ जो प्लेन्स हैं इनको तो बोलते हैं इंडस प्लेन्स, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो प्लेन है इसको बोलते हैं गैंगेटिक प्लेन्स, और इधर जो मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये पूरा की पूरा जो ग्रीन वाला जो पार्ट दिखा रखा है, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, प्लेन वाला रीजन है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ध्यान देना, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्लेन वाले एरिया में ही पाई जाती है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्लेन वाले रीजन में ही पाई जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्लेन वाले रीजन में सॉइल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर होगी तो लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, और साथ के साथ में प्लेन वाले रीजन में आपको पता रिवर्स पाई जाती हैं, और फिर पानी के लिए मतलब हमें या वहाँ पर रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। तो पानी अवेलेबल है, साथ के साथ में वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी हो रही है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अच्छी होती है, और वहाँ पर पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ध्यान रखना ऑलवेज, वर्ल्ड में प्लेन वाले रीजन में किसी भी जगह पे प्लेन्स हो वहाँ पे पॉपुलेशन हाईएस्ट पाई जाती है। इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो प्लेन वाले रीजन में ही पाई जाती है, ठीक है। ओके, तो प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, मतलब फ्लैट लैंड का एक बहुत ही बड़ा मतलब क्या होता है, एक एरिया होता है। अब लार्ज स्ट्रेच ये देखो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान से लेकर ये नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं, तो ये छोटा मोटा एरिया नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े एरिया में लगभग 2500 से ज़्यादा मतलब 2500 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं। हाइट ऑफ प्लेन्स आर नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द सी लेवल, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हाइट अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो प्लेट्यूज बन जाएंगे, तो इनकी 200 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होती। प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, बहुत ही ज़्यादा लेवल होते हैं, मतलब एकदम फ्लैट पाए जाएंगे, ऊबड़ खाबड़ रीजन्स नहीं होते हैं, क्योंकि फ्लैट पाए जाने की वजह से ही यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है, फ्लैट पाए जाने की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, फ्लैट पाए जाने की वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है एकदम एक्सीलेंट होता है, और सेटलमेंट भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पर लोग निवास करते हैं। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ फाइन सॉइल, ध्यान दो, एक्यूमुलेशन का मतलब है इकट्ठा होना, किसका, फाइन सॉइल का। तो जो फाइन सॉइल है, फाइन सॉइल कहाँ से आ रही है, फाइन सॉइल आ रही है भाई माउंटेन से, ठीक है। तो लेके कौन आ रहा है, रिवर्स लेके आ रही है। तो प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फाइन सॉइल ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स, एंड दिस फाइन सॉइल इज कॉल्ड एलुवियम। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मैं बता चुका हूँ इसलिए स्टार्टिंग में। प्लेन जो बनते हैं वो फाइन सॉइल के एक्यूमुलेट होने की वजह से बनते हैं, एक्यूमुलेट होने का मतलब है जमा होने की वजह से बनते हैं, और इसको कौन लेके आता है, इसको रिवर्स लेके आते हैं। और ये जो फाइन सॉइल है, ये फाइन मतलब बहुत छोटी मतलब बहुत महीन, फाइन का मतलब महीन होता है, और कोर्स का मतलब होता है मोटा, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलुवियम बोलते हैं। और ये सॉइल कैसी होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है। तो ये इंडिया का मैप ध्यान दो, ये पाकिस्तान से लेकर ये जो ग्रीन वाला हिस्सा दिखा रखा है, ये सब कैसा रीजन है, प्लेन वाला रीजन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, पॉपुलेशन, और इनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि नॉर्थ साइड में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, सिंपल सी बात है, रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ये प्लेन्स बनाए जाते हैं। रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड एरोड देम, जो रिवर्स हैं कहाँ पर फ्लो करेंगे, जो माउंटेन्स का स्लोप है वहाँ पर फ्लो करती हैं, और उनको क्या करते हैं, एरोड मतलब उनका एरोजन करती हैं, उनका कटाव करेंगे, एंड कैरी फॉरवर्ड द एरोडेड मटेरियल, और उसके बाद इरोजन करने के बाद जो मटेरियल निकला है उसको ये फिर रिवर्स क्या करती हैं, आगे लेकर आती हैं, ठीक है। देन रिवर्स डिपोजिट देयर लोड। अब सुनो, जब रिवर्स माउंटेन से फ्लो करके आ रही हैं, और माउंटेन्स में से कुछ पार्टिकल्स ये क्या कर रही हैं, एरोड कर रही हैं, माउंटेन्स का इरोजन कर रही हैं, इरोजन करने के बाद कुछ पार्टिकल्स निकल के आए हैं। अब ये पार्टिकल्स रिवर के साथ बहते बहते आते हैं, तो इन्हीं पार्टिकल्स को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लोड। ध्यान दो, देखो क्या लिखा हुआ है, देन रिवर्स डिपोजिट देयर लोड, मतलब रिवर्स अपने साथ जो पार्टिकल्स लेके आ रही है, सेडिमेंट्स लेके आ रही है माउंटेन से एरोड करने के बाद, उनको हम लोड बोल रहे हैं। तो ये जो लोड होता है, जो किस किस चीज़ से कम बना होता है, स्टोन्स हो सकते हैं, इसमें सैंड हो सकती है, सिल्ट हो सकती है, इनको ये रिवर क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। कहाँ डिपॉजिट करेंगे, इनको डिपॉजिट करती हैं अपने कोर्स और उनकी वैलीज में, रिवर वैलीज में। कोर्स मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी कोर्स क्या होता है, तो रिवर जैसे ही मतलब आएंगी माउंटेन एरिया से प्लेन वाले रीजन में आती है, तो उसको अपने जो लोड है या अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं, फाइन सॉइल लेके आ रही हैं, उसको आसपास के एरिया में कोर्स और वैलीज में डिपॉजिट कर देती हैं। यही डिपॉजिट क्या बनाते हैं, प्लेन्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही प्यारा डायग्राम है, ये माउंटेन है, माउंटेन से रिवर निकली, ओरिजिनेट हुई, सिंपल है, आपको पता है जो गंगा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर, और ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे पाया जाता है, हिमालयन माउंटेन पर। ऐसे यहाँ से रिवर्स निकलेंगे माउंटेन से, निकलने के बाद अब देखो ये फ्लो वाला ये दिखा रखा है ना, ये सांप सा बना हुआ है, ये है इसका कोर्स,
इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर का कोर्स। जो इसका रास्ता था ना, किधर किधर जैसे यूं यूं घूम के जा रही है, ये रिवर का कोर्स है। ठीक है, ये ऊपर वाला कोर्स है, ये मिडिल वाला कोर्स है और ये लोअर वाला कोर्स है। अच्छा, रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ध्यान देना, एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिवर जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, और रिवर्स जाके किसी बड़े ओशियन या सी में मिल जाती है, और जहाँ पे रिवर्स ओशियन के साथ या सी के साथ मिलती है उसको बोलते हैं रिवर माउथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर रिवर सी के साथ या ओशियन के साथ मिलती है उसको बोलते हैं रिवर का माउथ। जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं सोर्स, या फिर कह सकते हैं ओरिजिन पॉइंट। और ये रिवर का जो फ्लो का मार्ग है यही क्या कहलाता है, कोर्स कहलाता है। तो यहाँ से अपने साथ क्या लेके आएंगे, सिल्ट, सैंड और स्टोन्स, जो भी चीज़ें इनको इरोड करने के बाद अपने साथ लेके आती हैं, और फिर इसको अपने आसपास के एरिया में क्या कर देती है, रिवर डिपॉजिट कर देती है, और आसपास का एरिया ही बन जाता है क्या, प्लेन्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे और देखो, ये माउंटेन से रिवर फ्लो करती जा रही है ब्लू ब्लू, और फिर फाइनली आके सी में मिल गई। तो ये वाला जो रीजन है जो सांप जैसा दिखा रखा है, ये तो इसका कोर्स हो गया, और इसके आसपास वाले रीजन में रिवर क्या बना रही है, प्लेन्स बना रही है। ठीक है, ये और देखो, ये सोर्स हो गया, और ये आई ऊपर से बड़ी ऊंचाई से, फिर ये नीचे वाले एरिया में आके फ्लो करती है, और फाइनली कहाँ पर मिल जाती है, ओशियन में। तो ये हो गया इसका कोर्स। ठीक है, ये इंडिया वाला मैं बार बार मैं बता ही चुका हूँ कई बार। तो यहाँ पर इंडस प्लेन्स हैं, फिर गंगा वाले प्लेन्स हैं, आपको गंगा वाले प्लेन्स मिलेंगे, और यहाँ पर आपको मिलेंगे ब्रह्मपुत्र वाले प्लेन्स इस वाले रीजन में। ठीक है, तो जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है ये सारा के सारा क्या है, प्लेन्स हैं। ये प्लेन्स जो हैं हिमालय के बिल्कुल पैरेलल में, आपको पता है ऊपर हिमालय, और हिमालय के पैरेलल में क्या है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। अब प्लेन्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान देना, नॉर्थ अमेरिका में जो प्लेन्स हैं उनको हम बोलते हैं मिसिसिपी बेसिन। इजिप्ट में जो प्लेन है वो है नाइल बेसिन। अब बेसिन क्या होता है, मान लो यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है, और रिवर का पानी जितने एरिया में आसपास फैला हुआ है वो क्या कहलाता है, रिवर बेसिन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ये जो रिवर जा रही है यहाँ आसपास इसके जितने एरिया में रिवर का पानी फैला हुआ है वो क्या कहलाता है, रिवर का एक प्रकार से बेसिन कहलाता है, जहाँ जहाँ पर रिवर का पानी फैला हुआ है। तो नाइल बेसिन, मिसिसिपी बेसिन। मिसिसिपी बेसिन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। नाइल बेसिन कहाँ पे है, इजिप्ट में। और गंगा प्लेन्स आपको पता है कहाँ पर है, इंडिया में। ठीक है, ओके। अब देखो, जो यहाँ पे नाम दे रखा है मिसिसिपी बेसिन, तो इसको बना कौन रहा है, मिसिसिपी रिवर है जो नॉर्थ अमेरिका में फ्लो करती है। नाइल बेसिन, इस प्लेन को कौन बना रहा है, नाइल रिवर। और गंगा प्लेन्स को कौन बना रहा है, गंगा। ठीक है, नाइल रिवर के बारे में एक बात आपको बतानी है, या फिर मैं ही बता देता हूँ, चलो आपने तो बता दी, कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। आप एक चीज़ मुझे कमेंट करके बता दो, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। ठीक है, तो ये प्लेन्स हो गए। तो ये अपने ये देख सकते हो, बार बार मैं दिखा चुका हूँ, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है यही क्या है, प्लेन्स हैं। इनको हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्लेन्स के फायदे क्या होते हैं। अब तो हमने देख लिए प्लेन्स, अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी लाइफ में महत्व क्या है, आम आदमी के लिए क्या इनका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहली बात तो प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। प्लेन्स में जो सॉइल पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। अब जब सॉइल फर्टाइल है, मिट्टी उपजाऊ है, अब सीधी सीधी बात है, उपजाऊ मिट्टी किसको कहते हैं, जहाँ पर आप कुछ भी डाल दो सब उपज आ गया, तो फसल क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, इसलिए वो सूटेबल होते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज वेरी इजी। अब प्लेन आपको पता है ऊबड़ खाबड़ तो यानी फ्लैट लैंड है, तो वहाँ पर अगर आपको रेलवे बिछानी है, रोड बनाने हैं, बहुत आसान है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बिछाना या बनाना बहुत आसान होता है। दीज रीजन्स आर हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं बता ही चुका हूँ, प्लेन्स जो है हाईली पॉपुलेटेड रीजन है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, और रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे एक तो पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, और साथ के साथ में ज़मीन जो है वो कैसी है, फर्टाइल है। इसलिए अब भाई हमें जीने के लिए क्या चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 खाना चाहिए। खाना खेती से मिल जाता है, पानी मिल ही रहा है आपको। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हो गए। इन एशिया प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाई गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया। पहली बात तो एशिया में अगर बात करें तो एशिया में प्लेन कौन बना रहे, एक तो गंगा बना रहे और एक ब्रह्मपुत्र रिवर बना रही है। ठीक है, और चाइना में यांगजी रिवर चाइना में क्या बनाती है, प्लेन्स बनाती है। तो ये देखो, प्लेन्स वाले एरिया में एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं है, बड़ा मस्त सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है, मेनली ट्रांसपोर्टेशन के कितने टाइप्स होते हैं, एक तो होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, एक होता है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, एक होता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। तो
अब लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट तो आपको पता है बहुत आसान है ऐसे वाले एरिया में। ये रीजन बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, देख सकते हो आप कितने छोटे से एरिया में कितने सारे घर बने हुए हैं, मतलब जगह भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी भी जगह नहीं है। तो पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, भर भर के पाई जाती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। ये देखो ये सारे सारे घर पे घर घर के भर बहुत सारे घर बने हुए हैं। और मोस्ट ऑफ द प्लेन मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, प्लेस जो होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन, हैबिटेशन का मतलब है इंसान के निवास के लिए, ठीक है। हैबिटेशन का मतलब क्या होता है, उसका निवास। तो इंसान के निवास के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल एरिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एरिया है प्लेन्स वाला जो रीजन होता है। देयर आर ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज कल्टिवेशन। तो आपको पता है अब जब यहाँ पे एक तो खेती आसानी से कर सकते हो, जमीन फ्लैट है तो यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा घर बना सकते हैं और साथ के साथ में खेती भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो लोगों का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब लोगों का जमाव है, वो ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। अब चूंकि सॉइल यहाँ पे कैसी होती है, फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, इसलिए जो जमीन है वो कैसी होगी, हाईली प्रोडक्टिव, मतलब उसमें से ज़्यादा अनाज निकलेगा। अब मान लो आप एक तो मतलब प्लेन वाले एरिया में खेती करो और एक दूसरे बिना प्लेन वाले एरिया में खेती करो, तो ज़्यादा जो फसल है ना वो कहाँ पे उपजेगी, वो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा प्लेन वाले रीजन में। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ सॉइल कैसी है, फर्टाइल है। इन इंडिया इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। अगर हमारे भारत देश में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इसलिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में, लगभग आज की डेट में 22 करोड़ पॉपुलेशन है, जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर है। सोचो अकेले उत्तर प्रदेश में। बिहार देखो, ये भी प्लेन वाले रीजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। अब छोटा सा टॉपिक हो रहा है लैंड फॉर्म्स एंड पीपल। आप लैंड फॉर्म्स एंड पीपल में 2-4 लाइन और देख लेते हैं। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। अब आपको पता है हमारे जो इंसान है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूपों में रह रहे हैं। आपको पता है ऐसा नहीं है कि इंसान सिर्फ प्लेन वाले एरिया में ही रह रहे हैं, इंसान से डेजर्ट वाले एरिया में भी रहते हैं, इंसान से आपको पता है माउंटेन वाले एरिया में भी रहते हैं, कोस्टल एरिया में भी रहते हैं, ठीक है। सब जगह पे इंसान रह रहे हैं, मगर जो लाइफ है ना वो माउंटेन वाले रीजन में बड़ी डिफिकल्ट है। अब आपको पता है प्लेन वाले रीजन में लाइफ बहुत आसान है, मगर माउंटेन, ये देखो माउंटेन से यहाँ पर एक तो घर आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन नहीं होते, ये होते हैं स्केर्सली पॉपुलेटेड रीजन। मतलब यहाँ पे जो माउंटेन वाले रीजन है ना, पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है, खेती के लिए यहाँ पे ज़मीन बहुत कम होती है, ठीक है। तो और दूसरी बात, यहाँ पे जो क्लाइमेट की कंडीशंस होती हैं वो भी कैसी होती हैं, हार्श क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं। अब जैसे हिमालयन माउंटेन की बात करें तो एक तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पर बर्फ़बारी होती रहती है, तो यहाँ पर एक तो फसल भी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर जो लाइवलीहुड है लोगों का, जीवन यापन, वो जनरली टूरिज्म जो इंडस्ट्री उसकी वजह से ज़्यादा होता है इनका, या यहाँ पे फल फ्रूट्स उनकी वजह से, ठीक है। तो लाइफ है ना बड़ी डिफिकल्ट होती है माउंटेन वाले रीजन में। प्लेन एरियाज जो होते हैं वो ज़्यादा वेटर कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं जीने के लिए। प्लेन एरिया में लाइफ हमारी थोड़ी आसान होती है, जबकि माउंटेन वाले रीजन में लाइफ थोड़ी सी कैसी होती है, डिफिकल्ट होती है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड हाउस, रोड्स इन प्लेन देन माउंटेन्स। आपको पता है प्लेन वाले एरिया में खेती करना, घर बनाना, रोड बनाना बहुत आसान होता है, मगर माउंटेन एरिया में आप रोड बनाओगे, कहाँ बनाओगे, बड़ी जान निकल जाती है माउंटेन एरिया में रोड बनाने में, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है। समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब है प्राकृतिक आपदाएं। प्रकृति के द्वारा जो आपदा आती है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं। अब जैसे प्राकृतिक आपदाओं में दे रखा है अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटना, तूफान, स्टॉर्म्स, फ्लड मतलब बाढ़। ये जो आती है ना नेचुरल कैलेमिटीज, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। किसको नुकसान पहुंचाती हैं? इंसान की लाइफ को एज वेल एज प्रॉपर्टीज को। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, कई बार जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, इनसे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होता है और ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। बहुत ज़्यादा मतलब इंसानों की लाइफ और उसकी प्रॉपर्टी में नुकसान होता है, ठीक है। अभी ये जैसे आज की डेट में आपने एक प्रॉब्लम सुन रखी होगी, कोरोना पैंडेमिक। कोरोना एक बीमारी है, ठीक है। ये नेचुरल मान सकते हो, नेचुरल डिजास्टर एक प्रकार से। तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ पड़ा है, नुकसान हुआ पड़ा है, पूरा वर्ल्ड इससे सफ़र कर रहा है। तो
ये भी है, ठीक है, ध्यान रखना। नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी लोगों पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हाउ वी आर यूजिंग लैंड इन वेस्टफुल मैनर, हम जमीन को कैसे बेकार तरीके से यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो फर्टाइल ज़मीन है, फर्टाइल लैंड है, वहाँ पर हमने घर बना रखे हैं। तो फर्टाइल लैंड में जहाँ पे एग्रीकल्चर करनी चाहिए वहाँ पर घर बना दिए, तो उसका क्या हो गया, ज़मीन का वेस्टेज हो गया। हम क्या करते हैं, कहीं पर भी गार्बेज को थ्रो कर देते हैं, ज़मीन पर थ्रो कर देते हैं, पानी में थ्रो कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, ज़मीन भी खराब होती है, पानी भी खराब होता है, पॉल्यूटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, वेस्टफुल मैनर में यूज कर रहे हैं किसको, ज़मीन को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल साथ के साथ में जितने भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।